आइए, हम लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज पढ़ना शुरू किया था। स्टॉक एक्सचेंज यूनिट में मैंने आप लोगों को बताया कि इस यूनिट में हम लोग टोटल 5 चैप्टर्स 5 एस्पेक्ट्स जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के बेसिक राउंड से गुजरेंगे। बेसिक राउंड का मतलब है जहां पे हम पूरे तरह से स्टोरी में स्टॉक एक्सचेंज को पढ़ेंगे। स्टोरी का मतलब एक चीज दूसरे से जुड़ता चला जाए ताकि हम इसके पूरे के पूरे जो है वो एस्पेक्ट को समझ सके। जब सारे एस्पेक्ट कहानियों में समझे हुए रहेंगे उसके बाद हम एक एक करके, अगर कोई जो है वो टिपिकल एस्पेक्ट होगा जो कहानी में फिट नहीं हो रहा होगा तो उसे हम क्या करेंगे, बाद में अलग अलग जो है वो चैप्टर वाइज जो है वो करना शुरू करेंगे। पहले पूरे के पूरे 5 चैप्टर एक साथ हम कर रहे हैं, यानी कि पूरे के पूरे 5 चैप्टर का कहानी के तरह से हम पढ़ाई कर रहे हैं, स्टोरी में पढ़ाई कर रहे हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हर एक चैप्टर में जो जो और पिकुलियर पॉइंट है जो इस कहानी में फिट नहीं हो सकता था उसको जो है वो पढ़ते चले जाएंगे, वहां भी आप चैप्टर के नाम लिखते चले जाएंगे। तो ये करते वक्त हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी कि जब जब कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, हर समय जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, उन्हें किस मार्केट में आकर के अपने इंस्ट्रूमेंट इशू करने होंगे, प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट में। और जितने बार प्राइमरी मार्केट में इशू करेंगे हर बार सेकेंडरी मार्केट में उन्हें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट करना पड़ेगा। और तब उसकी क्या होगी, ट्रेडिंग होगी। सेबी ने कहा आपको लिस्ट करना कंपलसरी है, लेकिन सेबी ने पहले क्या कहा था डीआईपी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कि किस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना कंपलसरी है, बोलिए, वर्ड बोलिए, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। और कहा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का मतलब वो स्टॉक एक्सचेंज जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 को फॉलो करके क्या हुआ है, स्टैब्लिश हुआ है। और उसने जो है वो रिकॉग्निशन लिया हुआ किस तरह से वर्क करने का, स्टॉक एक्सचेंज की तरह से वर्क करने का लाइसेंस लिया है। अगर ऐसा कोई भी बॉडी है तो उसे हम कहेंगे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। अब फिर स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने 3 कैटेगरी बना दिया, डेजिग्नेटेड और डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। डेजिग्नेटेड डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज कौन बता सकते हैं, बताइए मुस्कान, क्या है डेजिग्नेटेड डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज? जिसका नेशन वाइड टर्मिनल हो वो डेजिग्नेट होता है, जैसे कि एनएससी और बीएससी। ठीक है, और क्या मतलब है नेशन वाइड टर्मिनल का? सर इसमें हम पूरे उसमें ट्रेड कर सकते हैं, एक स्टेट को नहीं। और क्लियर कीजिए, हमें यहाँ फिजिकल जाने की जरूरत है नहीं सर, ऑनलाइन कर सकते हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने में, अगर ब्रह्मांड में भी अगर इसका कनेक्शन आपको नेट का आ रहा होगा तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह दूसरे ग्रह पे भी जाकर के आप यहाँ जो भी कंपनी लिस्टेड है एनएससी बीएससी में, उन कंपनीज के शेयर्स के प्राइस को देख सकते हैं, उन्हें खरीद सकते हैं और क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अब ये मत कहिएगा सर कैसे खरीद सकते हैं, मान लो मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं हो, क्या मैं उम्मीद करूं आप ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे और मुझे बोलेंगे छत से कूदने? नो सर। ठीक है, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, बताइए वरदान क्या है रीजनल स्टॉक एक्सचेंज? सर रीजनल स्टॉक एक्सचेंज जो मतलब इन 21 स्टेट्स हैं एंड वो धीरे धीरे ऐसे मतलब उनका कोई नेशन वाइड टर्मिनल नहीं है, मतलब अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको वहां जाके करना पड़ेगा। ठीक है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है तो आपको दिल्ली में करना पड़ेगा। ठीक है, पंच लाइन जरूर याद रखिएगा, इसका नेशन वाइड टर्मिनल नहीं होता है। आपको उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में अगर ट्रेड करना है तो आपको वहां पे फिजिकली क्या होना पड़ेगा, एपियर होना पड़ेगा। चलिए, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, बताइए सूरज। अंश, प्रतिष्ठा। सर ये छोटे कंपनीज की लिस्ट होने के लिए जिनमें मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल 3 करोड़ है और मिनिमम 30 लाख। मिनिमम 30 लाख। तो इसका पर्पस क्या था बता सकते हैं? यस का सर, जो छोटे कंपनीज है उनको उनके लिए एक इक्वल एंड रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म देना, जिसमें बिल्कुल एक ऐसा मार्केट देना। स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज सेकेंडरी मार्केट, ये तो मार्केट है, एक ऐसा मार्केट देना जिससे क्या हो सके, उनको क्या मिल सके, रिकॉग्निशन मिल सके। वहां पे उनके बीच के लोगों के बीच में जब वो रहेंगे तो लोग जब खरीदने बेचने जाएंगे तो उसी कैटेगरी के कंपनीज के शेयर्स क्या करेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे। अगर वो करोड़ों करोड़, याद है ना आपको इन्फोसिस और किसका दिखलाया था,
रिलायंस का एक दिन में कितने हजार करोड़ का, जहां तक मुझे याद है शायद 1091 ऐसे करके कुछ 1100 करोड़ के आसपास का था Yes, यस sir. सर। एक दिन में। रिलायंस का देखे थे तो और ज्यादा निकल करके आया था, समथिंग 1600 करोड़ वगैरह। अब ऐसे में भला वो छोटा सा कंपनी 1 करोड़ 2 करोड़ वाला दिखेगा ही नहीं, तो बनाया ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। डीआईपी गाइडलाइन कब जो है वो रिवील्ड किया गया, और कौन सा जो है वो फिर नया रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया गया, कब रिवील हुआ डीआईपी गाइडलाइन? हो सकता है ये क्वेश्चन जीके जैसा क्वेश्चन, आजकल केबीसी में आप देखते हैं 1 करोड़ का क्वेश्चन, 7.5 करोड़ का क्वेश्चन, कुछ भी हो सकता है, कौन जानता है? 2009, वेरी गुड। और क्या इंट्रोड्यूस किया? सेबी ICDR regulations. आईसीडीआर रेगुलेशन। सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आए लिस्टिंग को लेकर के? सर डेजिग्नेटेड में लिस्ट करना जरूर कंपलसरी है हर एक कंपनी के। वेरी गुड। जहां पे वर्ड क्या था रिकॉग्नाइज, वहां क्या रिप्लेस किया? डेजिग्नेटेड और डायनामिक। इसका मतलब क्या किसी दूसरे में रीजनल में नहीं कर सकते हैं? सर वो अपनी कर मर्जी सकते है। हैं बट कंपल्सरी डेजिग्नेटेड और डायनामिक में तो है ही। वेरी गुड, कर सकते हैं बट दैट विल बी ऑप्शनल। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन आया, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन ने कहा कि अगर आप लिस्ट शेयर इशू करेंगे तो आपको कहां लिस्ट करना पड़ेगा? एक ने डेजिग्नेटेड और डायनामिक में करना ही पड़ेगा, उसके अलावा जितने में करना आप उतने में कीजिए। स्टॉक एक्सचेंज के मेजर 3 काम, लिस्टिंग, डिलिस्टिंग, ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ये 3 एस्पेक्ट हमें पढ़ना है। लेकिन इन 3 एस्पेक्ट को मैंने सिर्फ हल्के से आपको समझाया था कि लिस्टिंग, क्योंकि देखना रहेगा कैसे लिस्ट करते हैं, क्यों करते हैं, किस तरह से करते हैं। डिलिस्टिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि डिलिस्टिंग वर्ड क्यों आया, अगर लिस्ट किया तो डिलिस्ट भी कर सकते हैं, या तो अपनी मर्जी से या आपने कुछ ऐसी गड़बड़ी की है जिसके लिए सजा क्या है? डिलिस्टिंग। और रेगुलेटरी बॉडी और अथॉरिटी आपको जबरदस्ती क्या कर रही है? डिलिस्ट कर रही है। और तब आएंगे हम लोग ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज पे। लेकिन इन सबको करने से पहले एक एक करके हम लिस्टिंग पढ़ें, डिलिस्टिंग पढ़ें और क्या पढ़ें? ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। हमें थोड़ा सा जानना है स्टॉक एक्सचेंज के हिस्ट्री को। किस चीज को जानेंगे? स्टॉक एक्सचेंज के हिस्ट्री को, कि स्टॉक एक्सचेंज आया कहां से, कैसे ये बना, क्या इसका बेसिकली जो है वो कैसे जो है वो कहिए इवॉल्व होकर के ये आया है। चलिए, तो यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया, यहां से आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताइए, यहां तक में कहीं कोई गिला शिकवा दुख दर्द पूछिए, वरना इजाजत दीजिए, आगे बढ़ेंगे। नो सर। चलिए बढ़े आगे। यस सर। थैंक यू। अब जरा ध्यान से कहानी को सुनिएगा, हर चीज लिखने के लिए आपको टाइम देता हूं, सब कुछ देता हूं, जब जो बोलूं थोड़ा सुन लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या होता था, जब हमारे यहां मार्केट का कॉन्सेप्ट आया, तो पहले हमारे पास करेंसी जब नहीं था, तो जरा सोचिए लोग कैसे अपने सामान को बेचते थे जब करेंसी भी नहीं था? तो सर बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में क्या हमें परेशानी आई, थोड़ा सा हमने डिस्कस भी पहले किया था, कि हम जब चीजों को किसी को देते थे तो उसके पास वो चीज होना चाहिए जिसकी हमें क्या है? जरूरत है। और हमारा रिक्वायरमेंट का चीज जिनके पास है उन्हें रिक्वायरमेंट होना चाहिए जो चीज किनके पास है? मेरे पास है, तो ही जाकर के काम चलेगा। लेकिन जिस भी तरीके से हम डील करें, कहीं ना कहीं तो एक जगह बैठते थे। मान लीजिए कि मेरे खेतों में बहुत सारा टमाटर हुआ, आपके खेतों में भिंडी हुई, आप समझते हैं भिंडी टमाटर, या मैं टोमेटो और लेडीज फिंगर बोलूं? भिंडी ठीक है। ठीक है, भिंडी ठीक है। तो अब जो है वो आपके खेत में हुई भिंडी, मेरे खेत में हुआ टमाटर। अब मेरे खेत में टमाटर हुआ तो मैं क्या करूं? मुझे अगर कुछ और चीज चाहिए तो तलाश करनी होगी उस पर्सन की जिसके पास वो सामान हो जो मुझे चाहिए, जैसे भिंडी। लेकिन ये तलाश कहां होगी? खत्म उस जगह ना जहां मार्केट होगा। तो जब सिविलाइजेशन ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था तो लोग क्या करते थे? नॉर्मली एक बड़े से पेड़ के नीचे, ध्यान से समझिएगा, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, ये नहीं कि बस कहानी है, ये रियल स्टोरी है, जैसे आपका चीज डेवलप हुआ है। नॉर्मली एक पेड़ के नीचे जो है लोग जमा होते थे
और वहां पे जो है वो जो रिक्वायरमेंट है एक दूसरे का फुलफिल करते थे। अगर मैं सही में बताऊं, आज भी आप बहुत सारे रूरल एरिया में आप चले जाइए, आप देखिएगा जहां बड़े बड़े पेड़ वगैरह है, वहां पे लोग जो है वो बैठ करके कुछ चीज बेच रहे होते हैं। आज हमारे पास करेंसी है तो करेंसी दे करके लेते हैं, लेकिन आज भी आपको ऐसे छोटे छोटे प्लेस दिखेंगे जहां 4-5 लोग बैठ करके अपने सामान बेच रहे हैं और शाम को लोग वहां जाते हैं और ले लेते हैं। अगर किन्हीं को रूरल एरिया का एक्सपीरियंस होगा, खास तौर पे आप देखिएगा कि जैसे नॉनवेज जैसा चीज, फिश वगैरह जैसा चीज हो गया, तो वो छोटे छोटे एक जगह 4-5 लोग बैठ जाएंगे किसी पेड़ उड़ के, ताकि ये एकाएक बारिश या धूप से बचाव हो सके, इसीलिए पेड़ के नीचे बैठते थे। और कोई जो है बेसिकली इसके पीछे रिचुअल कहीं कुछ नहीं था। किसी ने देखा है इस तरह का मार्केट लगते हुए जहां पे पेड़ यस सर, जो है वो 4-5 लोग बैठ करके बरगद या पीपल के पेड़ पे, कहाँ पे? बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ उसके बिल्कुल। आसपास। क्यों बरगद और पीपल पेड़ चुनते थे? क्योंकि वो क्या होता था, बड़ा और विशाल होता था, उस पे आसान होता था उसके नीचे क्या करना, टिके रहना, कि अगर बारिश वगैरह भी होगी तो आप क्या कर सकेंगे, कुछ देर जरूर बचेंगे। और धूप में तो आप समझ लीजिए आपके लिए वो एसी का काम करेगा, हवा बहुत मस्त आएगी और धूप बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा, इतना डेंस होता है। मतलब जिसको बैनियन ट्री कहते हैं, मतलब बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़। तो ऐसे ही लोग जो है वो जमा होते थे और एक दूसरे का नीड पूरा करने के लिए बार्टर सिस्टम से काम चलता था। चीज धीरे धीरे चीजें सिविलाइज होती गई, करेंसी वगैरह आ गया, तो लोगों ने क्या किया कि एक जगह, और ये सही बात है, मुंबई का एक जगह जहां पे बहुत बड़ा एक बैनियन का ट्री था, और आज भी वो बैनियन का ट्री, आपको ये पता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास ट्रैफिक बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है, लेकिन फिर भी उसे नहीं काटा गया। बहुत बड़ा, बहुत विशाल है। आप इसकी क्लास के बाद गूगल वगैरह पे सर्च कीजिएगा, पूरी कहानी आपको मिलेगी कि भाई अभी भी वो बैनियन ट्री है, उसे काटा नहीं गया है। ऐसा कुछ न्यूज में सुना था, बहुत शोर मचा था कि इस बार उसे जरूर कट कर दिया जाएगा। जब कार्बन डेटिंग एक मेथड है, हिस्ट्री का ये मेथड कुछ पढ़ा है आपने, कार्बन डेटिंग, जिससे हम Yes, sir. उम्र का पता Yes, sir. करते हैं। इंसानों का तो डीएनए से पता चल जाता है, लेकिन पेड़ पौधे मकान ये सब का जो है वो कार्बन डेटिंग एक सिस्टम है। उससे जब पता किया गया तो ये 18 समथिंग का ही पेड़ है। जरा सोचिए, सही की बात है, 1800 समथिंग में ही ये पेड़ था। तो लोग वहां पे जमा होते थे और ट्रेड करते थे। धीरे धीरे चीज सिविलाइज होता गया, तो लोगों ने क्या किया, थोड़े थोड़े पैसे लगाए या थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया कहीं जब पैसे नहीं थे, और वहां एक चबूतरा जैसा बना दिया। चबूतरा वर्ड समझते हैं, थोड़ा हाइट सा दे दिया, ताकि जमीन से वो क्या रहे, ऊंचाई पे रहे, जैसे सीढ़ी वगैरह आप बनाते हैं, ताकि बारिश का पानी अगर आए तो वो नीचे रहे, ऊपर बैठ करके लोग क्या कर सके, चीजों को बेच सके। थोड़ा और सिविलाइजेशन हुआ, लोगों ने क्या किया, घास फूस बांस वगैरह से ऊपर में उसे कवर करना शुरू कर दिया, ताकि और ज्यादा प्रोटेक्टेड मीन्स में रहे। और फिर सिविलाइजेशन होता गया तो हमारे पास एक्ट वगैरह आते गए, तब हमने जो है वो क्या किया, वहां पे जो है वो मकान जैसा बनाना शुरू किया और एक एसोसिएशन बनाया, और वो था एसोसिएशन ऑफ पर्सन। शुरू में क्या बनाया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वहां ट्रेड करने के लिए जो ट्रेडर वहां जमा होते थे। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है बेसिकली क्या सेंस हुआ, हम और आप कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, पैसे किसी से प्रॉफिट वहां अर्न नहीं कर रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं, अपने सामान को बेच करके आप प्रॉफिट अर्न कीजिए, मैं अपने सामान को बेच करके मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा। लेकिन उस जगह का कोई किराया नहीं, लेकिन हम और आप दोनों लोग कंट्रीब्यूट करेंगे उस जगह को क्या करने में, डेवलप करने में, डेवलप करने में। वहां पे अगर लाइट लगे, कुछ भी लगे, जैसे सिविलाइजेशन होता गया हर चीज वहां पे चाहिए, तो लोगों ने क्या बनाया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जैसे आप RWA एसोसिएशन ऑफ पर्सन सुनते होंगे, कंपनी लॉ में आप पढ़े भी होंगे, AOP वगैरह। इनका पर्पस क्या होता है, इनका पर्पस होता है प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, कुछ लोग मिलकर के अपने कॉमन नीड को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। कॉमन नीड को पूरा करने के लिए एसोसिएशन बनाते हैं। और कॉमन नीड क्या है, सबका वहां कॉमन नीड ट्रेड करना है या नहीं है। यस सर। अगर आपके पास टमाटर है तो आप टमाटर बेचिए, मेरे पास जो है वो क्लोथ्स है तो मैं क्लोथ्स बेचूंगा, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचूंगा, बेच करके पैसे कमाऊंगा। लेकिन उस जगह के मेंटेनेंस के लिए सब लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे और उससे उस जगह को डेवलप करेंगे। वो पैसा प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी के लिए नहीं, वो उस जगह को और डेवलप करने के लिए। और ऐसे होता होता आज जो आप देख रहे हैं, BSc का फोटो वगैरह तो देखते होंगे, इमेज वगैरह तो देखे होंगे, कुछ लोग हो सकता है जाके भी देखे होंगे। कोई ऐसे है जिन्होंने आज तक BSc का इमेज नहीं देखा है, न्यूज वगैरह कहीं भी? मुझे लगता है सबने देखा होगा, देखा है?
यस सर। ऊंचा सा बिल्डिंग दिखलाएगा, जब भी दिखलेगा सेंसेक्स गिर गया या कुछ हुआ है, तो ये आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन के रूप में बना। ठीक है, धीरे धीरे जो है वो और हम सिविलाइज होते गए होते गए होते गए, तो नए नए एक्ट आते गए। फिर हमारे पास कंपनीज एक्ट आया, नहीं था पहले। जब कंपनीज एक्ट आया, देखिए मैं पुरानी बात कर रहा हूं, कंपनीज एक्ट जब आया तो कंपनीज एक्ट और पहले का छोड़ देते, 1956 की बात कर लेते, क्योंकि ये अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ इसको रिप्लेस हुआ, हालांकि अब तो काफी दिन हो गए हैं फिर भी। तो 1956 सुना है, कंपनीज एक्ट 1956 पहले था। यस सर। यस सर। उसमें एक सेक्शन बनाया गया, सेक्शन 25। वो सेक्शन कहता था कि कोई भी ऐसी कंपनी जो किस चीज के लिए बनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट, जिनका पर्पस आर्ट, साइंस, कॉमर्स, ट्रेड, रिलीजन, इनको क्या करना है, डेवलप करना है, उनके लिए बेसिकली क्या बनाइए, सेक्शन 25 कंपनी बना। तो ये जो हमारा सेक्शन 25 कंपनी है, इस सेक्शन 25 कंपनी का जो है वो क्या पर्पस है, सेक्शन 25 कंपनी का पर्पस था कि ट्रेड को क्या करना, यहाँ पे प्रमोट करना। यहाँ तो ट्रेड करते थे, लेकिन प्रॉफिट अर्न करना इनका पर्पस नहीं था। तो लेकिन जब हमारा पहले एसोसिएशन ऑफ पर्सन था, उस समय क्यों नहीं बनाया हमने सेक्शन 25 कंपनी, जरा बताएंगे आप, कुछ लगाइए अपना किडनी। तब पता ही नहीं होगा, तब कंपनीज एक्ट ही नहीं था शुरू में कि ऐसा भी कोई सेक्शन है, ऐसा भी चीजें था ही नहीं। तो नहीं था, तो उस समय जो था वो हमने बना लिया। फिर हम और एडवांस और रिच होते गए, तो हमने क्या कर लिया, इसको कन्वर्ट कर लिया और किसमें हम बदल गए, सेक्शन 25 कंपनीज में। ठीक है, उसके बाद उस समय आपका ये स्टॉक एक्सचेंज जो था वो म्यूचुअल स्टॉक एक्सचेंज था। बड़े ध्यान से कहानी को सुनिएगा, इससे बड़ी सारी चीज निकलेगी, पूरा चैप्टर निकलेगा इस एक कहानी से। अब ये जो हमारा म्यूचुअल स्टॉक एक्सचेंज वर्ड दिया, ये क्या था, उस समय जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज था, जो क्या था, सेक्शन, बोलिए मेरे साथ, कौन सा, सेक्शन 25 कंपनीज। वो सेक्शन 25 कंपनीज था, लेकिन उसका भी तो मैनेजमेंट होगा, उसमें भी तो मेंबर होंगे, वो भी तो चलेगा। बस अंतर इतना ही था ना कि उसमें जो लोग होंगे उनको बेसिकली जो है वो प्रॉफिट का राइट नहीं होगा। सही कह रहा हूं? उस पैसे से उसी चीज को इनहांस किया जाएगा, ये नहीं कि उसके पैसे जो है वो डिविडेंड क्या होंगे, मेंबर्स के बीच में बटेंगे। इतना तो आप जानते हैं, कंपनीज को प्रॉफिट होता है तो हम डिविडेंड बांटते हैं। यस सर। सेक्शन 25 अपने मेंबर्स के बीच में जो डिविडेंड नहीं बांटती है, तो जो पैसा आता है वो क्या करती है, प्रमोशन के लिए, आर्ट, साइंस, जो भी है में लगा देगी, और उससे और अपने जो है वो ऑब्जेक्टिव को क्या करेगी, इनहांस करेगी। लेकिन क्या वहां पे काम करने वाले को सैलरी नहीं मिलेगा, मिलेगा। भाई सैलरी नहीं मिलेगा तो काम कौन करेगा, नहीं। तो क्या वो सब होगा। लेकिन ये जो हम प्रॉफिट बांटते हैं, आज मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, आजिम हसन, प्रेमजीत कुमार, मंगलम बिरला, ये अपने कंपनी में सैलरी लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेते हैं सर। लेकिन क्या सिर्फ सैलरी से इनका नेटवर्थ इतना है, नो सर, सैलरी तो करोड़ में है सालाना, लेकिन इनके पास तो हजारों करोड़ है। वो इसीलिए क्योंकि जो प्रॉफिट होता है उससे ये डिविडेंड भी लेते हैं, लेकिन ये डिविडेंड ये नहीं ले पाते अगर ये कौन सी कंपनी डिक्लेयर कर दें, नॉट फॉर सेक्शन 25, सेक्शन 25 नॉट फॉर प्रॉफिट वाली कंपनी। ठीक है, आज के समय में इसी जो है वो सेक्शन 25 कंपनीज को 2013 के अकॉर्डिंग सेक्शन 8 कंपनी कहते हैं। कौन सा, सेक्शन 8। आप बोलिएगा सर आप पुराना क्यों पढ़ा रहे हो, तो बताइए मैं पुराना पढ़ा रहा हूं या मैं कहानी सुना रहा हूं, तो जहां से ये आया वहीं से बताना पड़ेगा मुझे। से ये आया वहीं से बताना पड़ेगा। तो अभी तो हम सेक्शन 8 पे पहुंचे नहीं, क्योंकि सेक्शन 8 तो 2013 के अकॉर्डिंग होगा ना, ये बात तो पुरानी ही है। उस समय सेक्शन 25 कंपनी बनाया और ये था म्यूचुअल स्टॉक एक्सचेंज। क्या था म्यूचुअल स्टॉक एक्सचेंज का मतलब, वहां भी तो मैनेजमेंट संभालने वाले लोग होंगे, ब्रोकर होंगे, और कोई ना कोई तो उनके शेयर होल्डर होंगे, भले डिविडेंड नहीं लेते होंगे लेकिन होंगे ना शेयर होल्डर। यस सर। जब कंपनी है तो नहीं होंगे उसमें शेयर होल्डर। अब मैनेजमेंट संभालने के लोग और मेंबर, ब्रोकर तो आप समझ रहे, ब्रोकर एंड स्टॉक ब्रोकर। उस समय क्या था, म्यूचुअल स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है वन पर्सन कैन वर्क इन मोर देन वन कैपेसिटी। फिर से सुनिएगा, म्यूचुअल स्टॉक एक्सचेंज का मतलब था कि पर्सन जो है वो एक से ज्यादा कैपेसिटी में क्या कर सकता है, काम कर सकता है। इन बातों को ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको कहा था डेजिग्नेटेड डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज का एग्जांपल एनएसई बीएसई है, लेकिन क्या हमें यह जानना जरूरी नहीं था कि डेजिग्नेटेड डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज कहते किसको है। समझ रहे इस बात को, दोनों में अंतर क्या है। एनएसई बीएसई डेजिग्नेटेड डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज, ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच गया, ठीक है ये इंफॉर्मेशन, लेकिन क्या ये इंफॉर्मेशन आपको अधूरा नहीं लगता है, आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी नहीं होता कि सर
इसको कहते हैं, लेकिन क्या क्राइटेरिया था डेजिग्नेटेड डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज का? तो हमने वो क्राइटेरिया पढ़ा ना, क्या था क्राइटेरिया जिसका नेशन वाइड क्या हो, टर्मिनल। और हम ये बात समझ गए। ठीक वैसे ही मैंने बोला कि उस समय ये म्यूचुअल स्टॉक एक्सचेंज था। तो अगर मैं इतना ही बोल के निकलूं तो भी मेरा काम चलेगा, क्योंकि आपके कोर्स में इसी तरह से है। लेकिन क्या आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी नहीं आएगी कि किसको कहते हैं म्यूचुअल स्टॉक एक्सचेंज? यस सर। तो म्यूचुअल स्टॉक एक्सचेंज उस स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं जिस स्टॉक एक्सचेंज में एक से ज्यादा कैपेसिटी में एक ही पर्सन जो है वो इनमें से कैपेसिटी में क्या कर सके, काम कर सके। जैसे अगर आप क्वालिफाइड हैं तो वरदान जो है उस कंपनी के, उस स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट हो सकते हैं, चेयरमैन हो सकते हैं, उसके जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, यानी कि मैनेजमेंट पोजीशन पे आ गए ना, डायरेक्टर हो सकते हैं। और साथ ही साथ उसी स्टॉक एक्सचेंज के क्या हो सकते हैं, ब्रोकर। ब्रोकर भी वर्ड आप जानते हैं ना। तो मतलब Yes, sir. मैनेजमेंट में भी आप हैं और उसी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कराने का काम भी आप कर रहे हैं, उसी स्टॉक एक्सचेंज के शेयर होल्डर भी हैं, यानी कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग में भी आप हैं। अगर आप ये तीनों कैपेसिटी में तभी रह सकते हैं जब वो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, म्यूचुअल स्टॉक एक्सचेंज है। अभी डेजिग्नेटेड वर्ड अलग कहानी है, जब वो म्यूचुअल स्टॉक एक्सचेंज है। अगर ये म्यूचुअल स्टॉक एक्सचेंज और आप सिर्फ मैनेजमेंट के कैपेसिटी में काम करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप कीजिए। आप सिर्फ ब्रोकर है, हो सकता है, आप सिर्फ मेंबर है, पॉसिबल। तो यहां पे इन्होंने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, अलग अलग कैपेसिटी में कोई काम करे या एक ही बंदा जो है वो एक से ज्यादा कैपेसिटी में भी काम करना चाहे तो कर सकता है। क्लियर है ये बात? बताइए, क्योंकि एक स्कैम पे पहुंचने वाले हैं हम लोग। हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, अब एक और बड़ा स्कैम देखिएगा आप। क्लियर है ये? यस सर। फिर हुई एक दुख भरी कहानी। अब सुनिए वो दुख भरी कहानी क्या था, जहां से आपके स्टॉक एक्सचेंज का पूरा रंग रूप ही बदल गया। जब आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज में जब आप लिस्ट होते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग एग्रीमेंट को आपको कंप्लाई करना पड़ता है। देखिए नाम ही सुनिए, क्या है वर्ड, लिस्टिंग एग्रीमेंट। आप स्टॉक एक्सचेंज के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। जब आप एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें टर्म्स कंडीशन लिखे रहते हैं। यस सर। जब आप जिस भी एनएससी बीएससी किसी पे भी जाइए, और ये टर्म कंडीशन किस किस तरह का होता है ये सब आपको बताऊंगा इसी में, जब आपको क्या पढ़ाऊंगा, LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, LODR रेगुलेशन पढ़ाऊंगा। इसी के लिए लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, वर्ड सुनिए जरा, वर्ड समझ में आया? लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड व्हाट, ऊपर वाला का बोलिए, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। यानी अगर आप लिस्टेड हो रहे हैं, एक लिस्टेड कंपनी है, तो आपके ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशन है वो दिया हुआ है, और किन किन बातों को आप क्या करेंगे, कंप्लाई, डिस्क्लोज करेंगे। डिस्क्लोज करने का मतलब होता है कंप्लायंस पूरा करना। अगर एक कोई कंपनी है, अगर कोई कंपनी है तो वो कंपनी अगर है तो वो आरओसी के पास सारे के सारे फाइलिंग वगैरह करता है या नहीं? यस सर। फाइनेंशियल ऑडिट होती है या नहीं? यस सेक्रेटेरियल ऑडिट होती है या नहीं? यस सर। और कहीं कोई खास तरह का है तो सेबी के अकॉर्डिंग, फिर डिपॉजिटरी के अकॉर्डिंग भी ऑडिट होगा, आरबीआई के अकॉर्डिंग ऑडिट होगा। अब यहां पे कह रहे हैं कि अगर आप इन सब के अलावा, नहीं पता मुझे आप क्या हैं, अगर आप बैंकिंग है, चाहे आप कोई भी है, लेकिन आप क्या हैं, लिस्टेड है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी, एसबीआई, जल्दी बोलिए। यस सर, है, लिस्टेड है। अच्छा, क्यों इतने कम लोग बोले? क्या नहीं पता है बाकियों को? एसबीआई, जिनके शेयर्स आप स्टॉक एक्सचेंज में देखते हैं, वो सब क्या है, आपकी लिस्टेड कंपनी है। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी बैंक आप बोलेंगे, जितने भी, मोस्ट ऑफ द बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लिस्टेड है या नहीं? यस सर। लिस्टेड है। बैंक प्राइवेट है बट इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, क्योंकि लिस्टेड सिर्फ कौन सी कंपनी हो सकती है? पब्लिक कंपनी। तो आप कहिएगा सर ये नहीं समझ में आया, प्राइवेट बैंक और पब्लिक कंपनी, ये बात समझ में आया? यस सर। यस सर, आ गया। आप सेक्टर और कंपनी समझते हैं या मैं मदद करूं समझने में? बोलूं मैं कुछ इस पे? सर प्राइवेट कंपनी में जो पैसा होता है, मतलब पब्लिक में तो ज्यादातर, प्राइवेट कंपनी अलग चीज, गवर्नमेंट की होल्डिंग होती है गवर्नमेंट की पब्लिक में। अच्छा, मैं कुछ और क्लैरिटी दूं या आप सेल्फ सफिशिएंट है, चलेगा आपके पास जो नॉलेज है? बता दो प्लीज। ठीक है,
अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, जितने भी तरह के, ध्यान से, जितने भी तरह के सर्विसेज हैं और जितने भी तरह के प्रोडक्ट, यही दो चीज है दुनिया में, या तो कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा या क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, तीसरा कोई चीज नहीं है। सही कह रहा हूं? यस सर। कहा गया कि ये दोनों चीजें जो हैं इनको कैटेगराइज किया गया है, और ये जो कैटेगराइज किया गया है ये किया गया है IDRA के तहत, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। कभी कहीं मुलाकात होगी बताऊंगा, ये आप सेटिंग अप में वैसे पढ़े भी होंगे IDRA। तो इसमें बेसिकली क्या किया गया है, दो पार्ट में बांटा गया है सारे के सारे चीज को। एक नाम दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, एक कहा गया पब्लिक सेक्टर, सेक्टर वर्ड यूज कर रहा हूं, सेक्टर का मतलब इंडस्ट्री होता है, सिनोनिम्स, और एक होता है आपका प्राइवेट सेक्टर। क्या मैं कंपनी बोल रहा हूं? मेरे पीछे पीछे बोलिए, क्या मैं कंपनी बोल रहा हूं? नो सर। सर। मैंने जितने भी तरह के, चाहे सामान हो चाहे सर्विसेज हो, उसको दो कैटेगरी में बांटा। एक का नाम क्या दिया? पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, और एक का नाम क्या दिया? प्राइवेट सेक्टर। और सेक्टर का सिनोनिम्स क्या है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज। आप IT सेक्टर वर्ड बोलते हैं, IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, यस सर। आप IT इंडस्ट्रीज भी बोल देते हैं। यस सर। बिल्कुल सही है, दोनों ही सिनोनिम्स है। अब हुआ क्या बेसिकली, कैसे इस चीज को किया गया कि जितने भी तरह के चीज है उनको बांटा किस बेसिस पे गया, कहा गया कि कुछ ऐसे सर्विसेज हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ रहेगा गवर्नमेंट को। किनको? गवर्नमेंट। ड्यू टू पब्लिक वेलफेयर रीजन, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी रीजन, इन सब चीजों के वजह से मैं दो चीज सामने आया, एक आया सिक्योरिटीज, देश की सुरक्षा वगैरह को लेकर के, और एक आया वेलफेयर चीजों को लेकर के। इन दो कारणों से कहा गया कि कुछ चीजें, चाहे वो क्या हो, सर्विस हो या क्या हो, प्रोडक्ट, कहा गया कि ये जो है वो किनके लिए सुरक्षित है? गवर्नमेंट के लिए। ऐसे जो भी तरह के चीज होंगे उनको किस सेक्टर में रखा गया? पब्लिक सेक्टर में रखा गया। और सेक्टर बेसिकली हुआ ग्रुप। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैंने आपको कहा कि ये टाई, जरा ये मुझे बताएंगे ये किस इंडस्ट्री में फॉल करेगा? इंडस्ट्री बड़ा सा ग्रुप हुआ, जैसे IT इंडस्ट्री मैंने बोला, बैंकिंग इंडस्ट्री है, ऐसे ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का नाम है, लेकिन इसके भीतर मुझे बताइए लाखों दवाइयां हैं या नहीं है? यस सर। और इसके भीतर दुनिया भर की कंपनी है जो इन चीजों को बनाती है। यस सर। तो जब मैं बोलूं कि ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर, तो इसका मतलब पहले यह तय करना पड़ेगा कि ये पब्लिक सेक्टर में आता है या प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में। आप मुझे बताइए किस सेक्टर में आता होगा? अरे दोनों में आता है। दोनों में। दोनों वर्ड नहीं होता है। अब फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, पब्लिक सेक्टर का मतलब है कि उसमें जो चीज आता है उसे बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को। बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह वर्ड नहीं बोलेंगे, किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को। ये तो बिजनेस करने का तरीका हुआ वरदान, कि आप जो है वो कंपनी फॉर्म में करेंगे या किस फॉर्म में करेंगे? प्रोप्राइटर्स फॉर्म में। आप LLP बना के करेंगे या पब्लिक कंपनी बना के करेंगे? आप एक लिस्टेड कंपनी बन के करेंगे या एक प्राइवेट कंपनी बन के करेंगे? आप HUF बन के करेंगे या एसोसिएशन ऑफ पर्सन बन करके करेंगे? ये तो आपका चॉइस होगा। लेकिन कर कौन सकता है उसके बेसिस पे सेक्टर का डिस्टिंग्यूशन हुआ। तो पब्लिक सेक्टर का मतलब सिर्फ कौन उसमें आएंगे? गवर्नमेंट। और प्राइवेट सेक्टर का मतलब है उसको कौन कौन कर सकते हैं? गवर्नमेंट भी कर सकते हैं और उनके अलावा भी कोई और कर सकते हैं, कोई और कर सकते हैं। ध्यान से, अब वो कोई और कैसे कर सकते हैं? तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम? प्रोप्राइटरशिप। एकदम लगातार मेरे साथ चलिए। या पार्टनरशिप, सुने हैं ये नाम? यस सर। या वो प्राइवेट कंपनी बन करके कर सकते हैं, या फिर कौन सी कंपनी बन करके? पब्लिक कंपनी बन करके। और बड़े लेवल पे करेंगे तो लिस्टेड कंपनी बन करके उस बिजनेस को कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप? यस सर। लेकिन कब? जब वो किस सेक्टर में है? प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है और पब्लिक कंपनी भी हो सकती है और एक लिस्टेड कंपनी भी हो सकती है। यस सर। LLP हो सकता है या नहीं?
यस सर हो Yes, सकता है। sir. HUF हो सकता है या नहीं? Yes, sir. एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है या नहीं? Yes, sir. सब बिजनेस करने के तरीके हैं, किसी तरीके से हो सकता है। अब अगर मैंने बोला प्राइवेट सेक्टर, क्या उसमें गवर्नमेंट नहीं आएंगे? आएंगी। अगर Yes, कोई sir, चीज but प्राइवेट like- सेक्टर की है तो क्या गवर्नमेंट कंपनी उसे नहीं बना सकती? गवर्नमेंट उसे नहीं बना सकते हैं। बना सकते हैं। Yes, sir. लेकिन अगर कोई चीज पब्लिक सेक्टर में, तो क्या गवर्नमेंट के अलावा कोई और बाहर वाला प्लेयर कर सकता है अदर देन गवर्नमेंट? नो सर। और गवर्नमेंट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी होता है और क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी। क्लियर है? एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट मिल गए तो भी वो क्या कहलाया? गवर्नमेंट। अकेला एक स्टेट गवर्नमेंट है तो भी, या सेंट्रल गवर्नमेंट है तो भी, या स्टेट और सेंट्रल मिलकर के करे तो भी, यानी कि उस कंपनी में 51% का स्टेक किसका होगा? गवर्नमेंट का। तो वो कंपनी Government. क्या कहलाती है? Government company. याद रखिएगा 50% से ज्यादा नहीं। कितना है? 51. मिनिमम 51% स्टेक होना चाहिए। मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक 40% है और बिहार गवर्नमेंट का स्टेक जो है वो 50% और यूपी गवर्नमेंट का स्टेक जो है वो 5% है। बताइए ये गवर्नमेंट कंपनी होगी या नहीं होगी? Yes, sir. गवर्नमेंट है सर। होगी। क्लियर है? एक कंपनी, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक जो है वो 52% है। हुआ या नहीं ये गवर्नमेंट कंपनी? Yes, हुआ sir. सर। यस सर। इसका मतलब है कि अगर वो चीज पब्लिक सेक्टर का है तो उसे सिर्फ वो कंपनी कर पाएगी। आपको पता है कौन कौन सा चीज अभी जो है वो पब्लिक सेक्टर में है? Sir, defense. आपका जो है नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं। सोचिए, हमें लगता है ना कि जो है वो आपका जो वो डिफेंस है, लेकिन डिफेंस पहले हुआ करता था। टोटल हमारे पास इस समय कितने इंडस्ट्रीज है आपको पता है? Sir, 5 है शायद, न्यूक्लियर वगैरह। टोटल आपके पास कितने इंडस्ट्रीज हैं? 38. 38। उन्हीं इंडस्ट्रीज को जो है वो पब्लिक सेक्टर और किसमें बांटा गया है? प्राइवेट सेक्टर में। इंडस्ट्री को ही तो सेक्टर बोलते हैं। तो सिर्फ दो ऐसा चीज है जो सिर्फ और सिर्फ किसमें आता है? पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में। सर रेलवेज। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट, रेलवे। और बताइए, एक और बचा। Sir, आप मिलिट्री डिफेंस। कौन सा? सर मिलिट्री वगैरह तो होगा नहीं। रेलवे और एटॉमिक एनर्जी। यस बस सर। वही अब- मतलब मैं न्यूक्लियर एनर्जी का ही बोला। कौन सा? न्यूक्लियर एनर्जी बोला था मैंने उस टाइम पे। ओ अच्छा, ठीक है, तो ठीक ही बोला। न्यूक्लियर एटॉमिक, जो लॉ में है उसको एटॉमिक एनर्जी कहते हैं। बात एक ही है, सेंस एक ही है। मैं नहीं सुन पाया आपकी बात। तो एटॉमिक एनर्जी और कौन सा? रेलवेज। रेलवे। और भी आप सुनते हैं ना, कभी कभी ये बोलते हैं कि इसको भी प्राइवेटाइज करेंगे। ये वर्ड सुनते हैं कभी कभी। यस सर। यस यस सर। सर। आपको पता है पहले कितने सारे चीज पब्लिक सेक्टर में थे? अगर आपको याद हो, टेलीकॉम पहले किसमें आता था आपको पता है? सर 23 सेक्टर्स थे शायद। पहले जो है, नहीं वो अलग चलिएगा। इस समय उसको सब कैटेगरी को आपने मिक्स कर दिया, इसीलिए टोटल जो है, जिसमें से लाइसेंस डी लाइसेंस, बहुत लंबी कहानी है। अब जो है वो आपके पास इस समय जो पब्लिक सेक्टर है, वो पहले जो है वो टेलीकॉम का नाम आप सुने? टेलीकॉम इंडस्ट्री यस सर। सुनते ही हैं। अभी बताइए, टेलीकॉम इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर का है? प्राइवेट। प्राइवेट। क्यों बोला आपने प्राइवेट? सर पहले पहले को छोड़िए, अभी आपसे मैंने पूछा तो अभी आपने बोला प्राइवेट सेक्टर। तो क्यों बोला प्राइवेट सेक्टर? सर क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो कंपनीज है इस सेक्टर की वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज। राशि मोस्ट की जरूरत नहीं है, आप बोलिए, क्योंकि इसमें प्राइवेट प्लेयर भी है। एक भी अगर है तो वो क्या कहलाया? प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर। सेक्टर। क्या मुझे मोस्ट से लेना देना है? नहीं सर, एक कंपनीज। एक भी अगर अलाउ है तो भी वो क्या कहलाया? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर। और पहले आपको पता है ये पब्लिक सेक्टर था कैसे? आप मुझे बताइए, क्या आप BSNL का नाम सुने हैं? यस सर। MTNL का नाम सुने हैं? यस सर। आपको पता है इस दोनों के अलावा कोई भी टेलीकॉम कंपनी नहीं थी। यस सर। और तभी आया था टेलीकॉम इंडस्ट्री प्राइवेटाइज हुआ था। उस समय महानगर संचार MTNL, महानगर संचार निगम लिमिटेड था। अब ये है आपका BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। आज भी दोनों है। आपको पता है दिल्ली में भी MTNL है। यस सर है, अभी भी है। कोई उनका सिम कार्ड यूज नहीं करता, जबकि वो भी मोबाइल का कनेक्शन देते हैं, लैंडलाइन का कनेक्शन देते हैं।
लेकिन अब आज के डेट में लोग यूज नहीं करते हैं, सर्विस क्या होने के कारण? नॉट सो गुड। नॉट सो गुड, डिटोरिएटेड है। आप फोन करते हुए Sir. सरकारी चीज का जो हाल है, अगर गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ है। यही आज आप एयरटेल और बाकी लीजिए तो देखिए सारी कंपनी आ गई। ये सब एयरटेल, वोडाफोन, ये सब क्या है? प्राइवेट। प्राइवेट अब कंपनी ये देखिए, क्या ये प्राइवेट कंपनी है? नहीं सर, पब्लिक है पर प्राइवेट सेक्टर कंपनी। बिल्कुल, वेरी गुड। ये सब पब्लिक सेक्टर, ये प्राइवेट सेक्टर में है। कंपनी तो ये सब लिस्टेड है, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज वगैरह है। अच्छा, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकता टेलीकॉम में क्या? हो सकता है सर। हो सकता है। अगर कल को इंडिविजुअल अलाउ कर दे तो वो भी हो सकता है। यही मैं बस आपको बताना चाह रहा था कि ये चीज जरूर समझिएगा कि सेक्टर और इसमें जो है वो क्या है। अच्छा, रेलवे में जरा बता दीजिए मुझे, कोई और कंपनी भारतीय रेल के अलावा कोई और रेल चलता है? नो सर। नो सर। लेकिन बात चल रही है, जल्दी ही ये आपका प्राइवेटाइज होने वाला है और इसके Yes. रंग रूप भी उसी तरीके से जा रहे हैं। अब उसमें होगा क्या उसके बाद? आज आपको देखिए कि जैसे बहुत जगहों में जो किराया वगैरह है अब तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन बहुत दिन तक तो बिल्कुल नहीं बढ़ता था। अगर ये आपका प्राइवेटाइज हो गया तो बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे आपका प्लेन वगैरह में होता है। टिकट वगैरह के दाम देखते हैं, जैसे जैसे नजदीक टाइम आ रहा होता है प्राइस क्या होता Yes. जाता है? बढ़ता जाता है। अच्छा, Yes, इसी sir. के तरीके से प्रीमियम ट्रेन वगैरह शुरू हुई, सुने हैं नाम? यस सर। उसमें भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। तो मैं यहाँ पे जो आपको बतला रहा था वो ये था। वापस हम लोग आ जाए, ये चीज क्लियर है? अब आपसे कोई पूछे तो ये क्लैरिटी रहेगी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और ये पब्लिक और प्राइवेट कंपनी लेकर के। यस Yes, सर। sir. तो बताइए, बैंकिंग जो है वो पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में? प्राइवेट। सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर। इसमें हमारे गवर्नमेंट के भी बैंक है या नहीं? यस Yes, सर मेरे sir. को एक Yes, चीज पूछनी है। कोई कुछ बोल रहे हैं? सर मेरे को एक चीज पूछनी। सर अभी गवर्नमेंट ने वोडाफोन के अंदर स्टेक्स लिए हैं, तो सर अब वो प्राइवेट सेक्टर का मतलब उसके अंदर स्टेक लेने के बाद तो वो गवर्नमेंट कंपनी में मतलब गवर्नमेंट के पार्ट हो गए ना, जैसे बीएसएनएल एमटीएनएल है। नहीं, मैं ये जवाब मैं नहीं दूंगा। हाँ जी, बाकी भक्तजनों राशि के क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या वो जो है वो सेक्टर का इससे कोई लेना देना है? पहला चीज। सर सर सेक्टर से सेक्टर तो का नहीं है। नहीं है। तो क्या वो अब जो है वो गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी? क्या माना जाएगा? सर गवर्नमेंट कंपनी तो पब्लिक कंपनी रहेगी वो तो। सबको मुक्के मारूंगा। सर जब ठीक तक जवाब दीजिए। 51% नहीं हो जाए तब तक वेरी गवर्नमेंट नहीं गुड, मानी जाएगी। बिल्कुल। गोल गोल जलेबी की तरह नहीं घुमाएंगे, रसगुल्ला की तरह फटाक से समूचा देंगे। अगर उसमें गवर्नमेंट का स्टेक चेक कीजिए राशि, क्या गवर्नमेंट का स्टेक 51 हो गया? अगर हो गया तो ये क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी। अगर अभी स्टेक जो है 43 है, 9 क्या कहलाएगी? सर पब्लिक कंपनी। जो भी कंपनी कहलाएगी नॉर्मल। अगर वो पब्लिक लिस्टेड है तो पब्लिक लिस्टेड, और अगर प्राइवेट है तो क्या कहलाएगी? प्राइवेट। लेकिन प्राइवेट तो हो नहीं सकती क्योंकि प्राइवेट कंपनी में बाहर से आप कहीं भी पैसा ले ही नहीं सकते हैं, तो बस वो पब्लिक कंपनी कहलाएगी। ओके सर। यानी प्राइवेट प्लेयर्स वो लोग हुए, उसमें दोनों का स्टेक है। जैसे ही जो है वो बढ़ते बढ़ते 51 हो गया, उस दिन से रिकॉग्निशन क्या होगा? पब्लिक गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट अच्छा, कंपनी। ऐसे ही किसी कंपनी में गवर्नमेंट का स्टेक 82 है, गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड सुना है? यस सर। यस सर। गवर्नमेंट अपना स्टेक रिड्यूस करती, गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत होती तो अपना स्टेक रिड्यूस करती, बहुत सारी कंपनी में कर ली है। यस सर। एसबीआई तक में अपना स्टेक रिड्यूस कर ली, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। Yes. धीरे धीरे वो पब्लिक के बीच में देना शुरू कर देते हैं, हमारे और आपके बीच में। तो अगर गवर्नमेंट का स्टेक 82 से रिड्यूस होते होते 50 पे आ जाए तो उसका स्टेटस गवर्नमेंट कंपनी से बदल जाएगा या नहीं? Yes, sir. अब आपके इसे गवर्नमेंट कंपनी से बदल जाएगा का क्या मतलब है? आपके कंपनी लॉ में दिया हुआ है गवर्नमेंट कंपनी को क्या कंप्लायंसेस करने हैं और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी को क्या कंप्लायंसेस करना है। दिया है या नहीं दिया है? Yes, sir. कुछ ऐसे प्रोविजन है जिससे गवर्नमेंट कंपनी को एग्जम्प्ट किया गया है और कुछ ऐसे प्रोविजन जो स्पेशली गवर्नमेंट कंपनी को करना है, जैसे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में बोलना चाहूंगा, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी को अपना ऑडिट किनसे करवाना है? फाइनेंशियल ऑडिट। जल्दी बोलिए आप लोग। सर किसको, कौन सी कंपनी को? मैं कह रहा हूं अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो या पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो, उनको फाइनेंशियल ऑडिट किनसे करवानी है? गाय भैंस कुत्ता बिल्ली किससे? Auditor. और थोड़ा स्पेसिफिक होइए आकांक्षा, मामू नहीं। सीए। किस
किस प्रैक्टिसिंग कंपनी प्रैक्टिसिंग सीए हाँ, प्रैक्टिसिंग सीए से। सेक्रेटरियल ऑडिट किनसे करानी है? प्रैक्टिसिंग सीए Yes. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, कॉस्ट ऑडिट किससे कराना है? प्रैक्टिसिंग सीएमए प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है, प्रैक्टिसिंग हर जगह वर्ड है, प्रैक्टिसिंग सीएस और प्रैक्टिसिंग सीएमए। यस सर। गवर्नमेंट कंपनी को अपना फाइनेंशियल ऑडिट किससे करवानी है? Sir, Comptroller and Auditor General of India. सर वेरी गुड। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं उसे? कॉम्प्ट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया। क्या आपको भी करानी है? प्राइवेट No, बाकी sir. कंपनी को भी? No, sir. नो अब सर देखिए, आ गया ना प्रोविजन का अंतर। तो इसी सब के लिए बनाया गया आपका किसका इतना गवर्नमेंट, किसका इतना। अब मुझे लगता है इतना से तो बहुत क्लैरिटी है, बाकी आप करते रहेंगे। बढ़े आगे हम लोग वापस यहाँ। यस सर। चलिए, पता है क्यों ये मैंने आपको बताया? यकीन मानिए, बहुत सारे बच्चे कभी कभी हम लोग पूछते हैं इंटरव्यू में, वो प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट कंपनी नहीं कोरिलेट कर पाते। ये सब चीज का क्लैरिटी बहुत जरूरी है, और जब तक ये क्लैरिटी नहीं रहेगा, लाखों रुपए वाले आप सीएस नहीं बन पाइएगा मंथली, ईयरली नहीं। लाखों में कमाने वाले सीएस आप तभी बन पाइएगा मंथली जब एकदम हर चीज क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल वैसे जैसे एबीसीडी कोई दिन में पूछे या रात में पूछे, जो पूछे लिख देंगे। जैसे कोई कभी भी बोले जरा सा बैट लिख के दिखाना, तो लिखते वक्त कहीं हाथ कांपेगा या सीधे लिख देंगे? सीधा लिख देंगे। लेकिन ऐसे ही कोई कॉन्सेप्ट अगर आपसे कोई पूछे तो उतना ही जो है वो फ्रीक्वेंट आपका होना चाहिए, जिसमें कोई शक सुबह आपके दिमाग में, पहले तो आप ही के दिमाग में कंफ्यूजन रहता, बोल भी रहे होते तो भी कंफ्यूजन रहता, वो नहीं होना चाहिए। तो अब इन्होंने कहा कि जो भी आपके जो है स्टॉक एक्सचेंज है वो म्यूचुअल स्टॉक एक्सचेंज है, तो म्यूचुअल स्टॉक एक्सचेंज के जो मैनेजमेंट में लोग हैं, म्यूचुअल स्टॉक एक्सचेंज के जो ब्रोकर हैं और जो इनके मेंबर हैं, ये एक भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। जब कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करती है तो बाकी कंप्लायंस के अकॉर्डिंग अलावा उनको स्टॉक एक्सचेंज ने जो लिस्टिंग एग्रीमेंट उनसे करवाया है, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उनको कुछ कंप्लायंसेस क्या करने पड़ेंगे? फुलफिल करने पड़ेंगे। और यही एलओडीआर के अकॉर्डिंग कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट उनको फुलफिल करना पड़ेगा। यानी आप जो ऑडिट कराते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट सब कराइए, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस होंगे जहां आप एमसीए को जो डॉक्यूमेंट देते हैं, आरओसी या आरडी को जो भेजते हैं, उनसे भी पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज को कोई डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा, बड़े सारे डॉक्यूमेंट। बोर्ड मीटिंग करना है, आपको पता है, पढ़ाऊंगा सारा कंप्लायंस आपको कितने दिन पहले। बोर्ड मीटिंग आप करना चाहते हैं तो आपको बोर्ड मीटिंग करने के लिए जब नोटिस भेजिएगा, उससे पहले आपको यह बात बतानी पड़ेगी किसको? स्टॉक एक्सचेंज को, कि हम इस पर्पस के लिए बोर्ड मीटिंग करने जा रहे हैं। अभी लोगों को नहीं बताया है, लेकिन किसको बता रहे हैं? Stock exchange. अब मुझे एक चीज बताइए, आपको बताना है कि आप मर्जर अमलगमेशन, आप है इंफोसिस कंपनी, आप मर्जर अमलगमेशन प्लान कर रहे हैं, आप टीसीएस को अपने में मिलाना चाह रहे हैं। किस कंपनी को? टीसीएस को। आप अगर इसके लिए पहले बोर्ड मीटिंग करेंगे तब ना शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी। यस सर। इस पर्पस के लिए बोर्ड मीटिंग करना पहले किसको बता रहे हैं? स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ रहा है कि हम इस दिन इस मीटिंग के लिए जुड़ रहे हैं। आपको ये सब क्यों बताना पड़ता है? बहुत डिटेल में बताऊंगा एलओडीआर पढ़ाते समय, कि अगर सही में आपने मीटिंग नहीं की तो ये भी तो हो सकता है कागजों पे मीटिंग कर ली आपने, तो अगर आप डेट बता देते हैं, डे बता देते हैं, तो उस समय चाहे तो स्टॉक एक्सचेंज के पर्सनल वहां क्या हो सकते हैं? प्रेजेंट हो सकते हैं और देख सकते हैं कि सही में मीटिंग हो रही है, आप कागजों पे मीटिंग बना रहे हैं। कागजों पे मीटिंग होता है या नहीं, इतना तो आप सुन लिए होंगे सीएस की जब तैयारी शुरू किए तो, कि मैक्सिमम काम लोग कहां निकाल लेते हैं? बोर्ड मीटिंग कहां कर लिया? कागजों में कर लिया, क्योंकि सीएस को ही तो साइन करना है कि बोर्ड मीटिंग कंडक्टेड। और आप समझ ही रहे, अगर उन्होंने ऐसा किया तो अनइथिकल प्रैक्टिस है, गलत प्रैक्टिस है, लेकिन पॉसिबल है कर पाना। यस सर। इसीलिए बोला गया कि कम से कम बता तो दो, ताकि डर तो बना रहे कि स्टॉक एक्सचेंज को बदले। लेकिन अगर आप एक लिस्टेड कंपनी नहीं, तो क्या आपको ये वाला कंप्लायंस करना है? नो सर। नो सर। तो अब देखिए, आप एक लिस्टेड एंटिटी है, बड़े सारे कंप्लायंसेस है जिसमें आप समझ, अच्छा फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिक के बीच में अनाउंस करने से पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताना है। जरा सोचिए, स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजमेंट में जो बंदा है उसको पहले से पता होगा कि नहीं कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ इस क्वार्टर में या लॉस हुआ? यस सर। एकदम ध्यान से समझिएगा। अब अगर सोचिए, ये बंदा अगर मैनिपुलेशन करे, ये बंदा अगर बेईमानी करने लगे, और ये बंदा खुद अगर ब्रोकर भी है,
तो बताइए फटाक से शेयर खरीद सकता है या नहीं? इसको तो किसी ब्रोकर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। यस यस सर। सर। यस सर। और ये बंदा खुद मेंबर है, इसका मतलब जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग वगैरह होगी उसमें ब्रोकर किसको बनाया जाए उस डिसीजन को भी तो यही इन्फ्लुएंस करेगा। तो यस मुझे सर। बताइए, अगर कोई एक पर्सन मैनेजमेंट में भी है, ब्रोकर भी है और उसका मेंबर भी है, और उस पर्सन का नाम ये सिर्फ और सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पस के लिए ये नाम यूज कर रहा हूं, आनंद राठी, नाम सुने हैं? नो सर। आनंद नहीं, राठी सर। नहीं सुने हैं? आप जो है वो क्लास के बाद कहीं पे कॉपी में लिख लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिए आनंद राठी। इसके बाद आप वो सर्च जरूर करेंगे और देखेंगे कि आनंद राठी इस समय क्या डीपी और ब्रोकर दोनों है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट एंड ब्रोकर। लेकिन क्यों बने बताता हूं। उन्होंने वो उस समय थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट। क्या थे? एससी के प्रेसिडेंट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट। इंफॉर्मेशन उनके पास सबसे पहले जाएगा, यस सर। हाँ या ना? तो बोलिए, मैनेजमेंट के सबसे टॉप लेवल पे हैं। ऐसा जाएगा। इथिकली उनको उसके बेसिस पे कोई प्रॉफिट लेने का राइट है? नो सर। नो सर। ठीक है। वो खुद ब्रोकर भी थे और वो मेंबर भी थे, तीनों कैपेसिटी में थे। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज क्या था? म्यूचुअल। म्यूचुअल। म्यूचुअल स्टॉक एक्सचेंज। उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचा कि टीसीएस का इस क्वार्टर में प्रॉफिट जो है वो 30% बढ़ गया है। अब मुझे बताइए, ये रिपोर्ट आएगा ना 5 दिन बाद मार्केट में? यस सर। अभी ये मार्केट में है? नो सर। सर। मार्केट में इन्फोसिस के शेयर हैं या नहीं? है सर। आपके पास ये इंफॉर्मेशन आया, आपने इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या किया? इन्फोसिस के शेयर क्या कर लिए? मुक्के मारूंगा। बाय या सेल? बाय। बेच क्यों देंगे भाई वरदान? सॉरी सर। प्राइस बढ़ने वाला है तो क्या कीजिएगा? शेयर खरीदिएगा या बेचिएगा? खरीदेंगे। खूब सारा शेयर खरीद लिया, खरीद सकते हैं ना? यस सर। बाकी लोगों के Yes, पास sir. इंफॉर्मेशन है? नो सर। नो सर। नो मस्त सर। वो बेच रहे होंगे नॉर्मल तरीके से जैसे वो कर रहे थे ट्रेड। अब जो है इन्होंने जो है वो खरीद लिया। 5 दिन बाद मार्केट में अब न्यूज आ गया कि इन्फोसिस के इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से 30% प्रॉफिट बढ़ा है। 30% एक क्वार्टर में प्रॉफिट एक्सीड किया है। बताइए इस न्यूज से प्राइस भागेगा या नहीं? यस सर। आंधी तूफान की तरह भागेगा। 100 रुपए में खरीदे थे, प्राइस फटाक से 130 हो गया, बेच देंगे, हुआ प्रॉफिट। यस सर। यस 1 सर। करोड़ शेयर भी लिया तो 30 करोड़ का मुनाफा फटाक से हो गया। यस सर। यस सर। अब मुझे बताइए क्या ये सही है? नो सर। अनएथिकल है। देखिए प्रॉफिट कमाना जो है वो गलत नहीं है, लेकिन अगर शेयर मार्केट में कोई अपने नॉलेज से कमाए, क्या सारे लोगों को प्रॉफिट ही होता है? नो नो सर। सर। तो फिर आपने क्यों बोला कि उन्होंने प्रॉफिट जो कमाया वो गलत है? क्या सर सारे लोगों के पास चल नहीं है सर। ओके क्या सारे लोगों के पास एक जैसा नॉलेज है? थोड़ी देर के लिए आप एज्यूम कर लीजिए, वैसे तो आप लोग बहुत महान हैं, आपके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि मेरे पास आपसे ज्यादा नॉलेज होगा सिक्योरिटीज मार्केट का? यस सर। यस सर। दिल पे बहुत बड़ा पत्थर लेकर के हाँ बोले हैं। कोई बात नहीं, टीचर को खुश करने के लिए बोल दीजिए कि मान ले सकते हैं इस समय कि आपको इस समय जितनी नॉलेज है सिक्योरिटीज मार्केट की उससे थोड़ी भी ज्यादा मुझे होगी। यस सर। यस सर। तो अब मैं अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करूंगा और आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, दिखाया भी मैंने आपको इन्वेस्टमेंट करके, नहीं दिखाया है? यस यस सर। सर। 2006 का दिखाया, जिस समय मेरे बाल हरे थे, नहीं थे? आपकी तरह ही मैं होऊंगा। 2006 से अभी तक में लगता है कितने साल, काफी साल हो गए, 16-17 साल हो गए नहीं? 16। तो इतने साल हो गए, तो कुछ तो तजुर्बा मेरे पास होगा मार्केट का। यस सर। अब देखिए अगर मैंने लगाया, मुझे नॉलेज है, इसके बेसिस पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है और आपको लॉस हो रहा है, तो क्या ये अनइथिकल है? मुझे अरेस्ट कर लिया जाए? नो नो सर। सर। नो। लेकिन अगर जो है वो मेरे पास कोई इनसाइडर न्यूज है, वो न्यूज जो मार्केट में नहीं है, देखिए पढ़ करके न्यूज अर्न करना इज नॉट क्राइम, लेकिन अनऑथराइज तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग उसको बोलते हैं। इनसाइडर न्यूज मेरे पास है, इसका मतलब वो न्यूज जो दूसरों के पास नहीं, अगर वो लोग इक्वल फुटिंग पे नहीं है तो ये क्या है?
ये गलत है। रॉन्ग। सेबी ने कहा कि सब इक्वल फुटिंग पे रहेंगे। कहा इक्वल फुटिंग पे कैसे रहेंगे? रिक्शे वाले को भी उतनी जानकारी रहेगी जितने एक जो है वो प्रोफेशनल को रहेगा। बोला ना, लेकिन मैंने रिक्शे वाले के हाथ बांधे नहीं है, वो भी चाहे तो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है या नहीं? कर सकता है। लेकिन मुझे बताइए, जो इंफॉर्मेशन है ही नहीं मार्केट में अवेलेबल कि प्रॉफिट 30% बढ़ेगा, ये कितने दिन बाद पता चलेगा मार्केट को? 5 दिन बाद। 5 दिन बाद। तो आज के डेट में जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ बीएससी जो भी उस समय के थे, वो उस समय क्या इक्वल फुटिंग पे थे? नो नो सर। सर। उनको क्या ट्रेड करने का राइट था? नो, नहीं, उन लोगों को ट्रेड का राइट नहीं था। लेकिन यही तो था गलत प्रैक्टिस। वो मैनेजमेंट में भी थे, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा, खुद ब्रोकर थे, किसी को बोलना पड़ेगा कि मेरे लिए शेयर खरीदो? नो सर। नो सर। मेरा सोचिए, मुझे जो है वो मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, गलत तरीके से नहीं, स्टडी करके, लेकिन मैंने ब्रोकर को कहा कि मेरे लिए इस कंपनी के शेयर खरीदो। अगर मैं उसे करोड़ों करोड़ शेयर खरीदने के लिए कहता हूं, तो मुझे बताइए थोड़ा सा वो अलर्ट होगा या नहीं? यस होगा। बात फैल सकती है, अरे बड़ी इस कंपनी के शेयर ये खरीद रहे हैं, कुछ तो बात है, हाँ या ना? नॉर्मल तरीके से सोचिए। यस सर। यस और सर। दूसरी तरफ अगर कोई और बंदा मेंबर वगैरह रहे और उसको पता चले कि भाई ये एक ही कंपनी के बड़े सारे शेयर्स खरीदता रहता है, तो हो सकता है उस आदमी का दिमाग ठनके कि ये ब्रोकर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, और ब्रोकर का दिमाग ठनकेगा कि ये बंदा कहीं जो है वो कुछ इसके पास न्यूज तो नहीं है। अब देखिए, 2-2, 3-3 आदमी का दिमाग कुछ ना कुछ हिल रहा है या नहीं? यस सर। देयर कुड बी Yes, चांस sir. कि ये बात बाहर फैल जाए, और अगर ये बाहर फैल गया तो उस समय जो है वो इस तरह का फ्रॉड होने से क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्योंकि जब ज्यादा लोगों को पता चलने लगेगा तो वैसे केस में हो पाएगा ये फ्रॉड? नो नो सर। सर। तो अब करे तो क्या करे, और यही जो है वो फ्रॉड हुआ, और उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग का फ्रॉड हुआ, करोड़ों रुपए कमाए। अब आप कहेंगे तब तो उनको सजा हुई होगी। हर्षद मेहता को सजा हुई थी या नहीं? हुई थी। हुई हुई थी। थी। केस चल भी रहा था, कुछ जेल में ही तो थे लगातार बाद में, यस सर। और जेल में ही उनकी डेथ भी हो गई। तो आपको क्या लगता है, आनंद राठी को सजा हुई होगी? हुई होगी। क्या बोला मैंने? आज के डेट में वो क्या है? डीपी और ब्रोकर। DP और डिपोजिटरी पार्टिसिपेट भी है और ब्रोकर भी है। यस तो भला सर। कितना अच्छा सजा है, 2-2 लाइसेंस दे दिया। ऐसा क्यों? तो लॉ अब नहीं होगा। हाँ, सर, लॉ क्योंकि नहीं उस समय होगा वो- शायद। बिल्कुल नाम सामने ना आया हो। यही चीज हुआ था। उस समय हमें इस तरह के फ्रॉड का अंदाजा ही नहीं था, ये चीज हमारे सामने ही नहीं आया था। और हर्षद मेहता ने भी कुछ इस तरह का फ्रॉड किया था, लेकिन उनको इस फ्रॉड में हम उनको बुक नहीं कर पाए थे। पता है आपको, इनसाइडर ट्रेडिंग का उनके ऊपर भी केस आया था, लेकिन हम उनको बुक नहीं कर पाए। क्यों? कोई कानून ही नहीं था आपके पास। आपने इनसाइडर ट्रेडिंग का कानून ही नहीं बनाया था, क्योंकि ये आपके उस समय जहन में नहीं था। फिर जब ये चीज हुआ, मैंने आपको बोला है कि जब दुर्घटना होती है तो ही हम अलर्ट होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम, वैसे हमारा देश, वहां पे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट का घोटाला हो तो आपने पूरा डिपॉजिटरी सिस्टम बना डाला। यस सर। यस। यहां पे जब इतना बड़ा स्कैम हुआ तब आपने क्या किया वो सुनिए। ऐसा नहीं था इनसाइडर ट्रेडिंग का कानून नहीं था, इस समय आ गया था, हर्षद मेहता के समय नहीं था। लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग का कानून समझ लीजिए कि मजाक की तरह था। जैसे अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा निर्भया हत्याकांड सुना था, दिल्ली में ही हुआ था। सुना है यस सर। सर। यस उस सर। समय बहुत हीनियस क्राइम हुआ था, और उस हीनियस क्राइम में एक 13 साल का भी लड़का था, अगर सुने यस होंगे। सर। यस सर। सबको फांसी की सजा हुई, उसे 3 साल तक बाल सुधार गृह में रखा गया, हाँ यस सर। और उसके बाद छोड़ दिया गया। और जबकि बोला गया कि उस जुर्म में वो भी उतना ही जो है वो पार्टिसिपेट किया था जितना बाकी किए थे जिनको फांसी की सजा हुई, यस और सर। फाइनली हुई उन्हें फांसी की सजा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में उस समय कानून ही उतने तक का था। अब बदल गया उसके बाद, लेकिन उसके अब- बाद ना बदला। आज वो कहीं जॉब कर रहा होगा या नहीं, कर सकता है या नहीं? कर सकता है। हर चीज कर सकता है, क्योंकि उस समय लिखा हुआ था कि अगर बाल सुधार मतलब आप जो है वो माइनर हैं और बाल सुधार गृह से आप समय बिता चुके हैं, तो उसके बाद आपको जो गुनहगार जो है नहीं माना जाए, और सरकारी से लेकर के कोई भी नौकरी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है, अगर आप एक एडल्ट हैं और तब आपके ऊपर जुर्म साबित हो जाती है, तो सजा काटने के बाद भी बहुत सारे पोस्ट हैं जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्लियर करने के बाद भी। तो मुझे बताइए, कानून में गड़बड़ी थी? यस सर। यस सर। सबको पता था, जो जज फैसला सुना रहे वो भी कह रहे हैं, लेकिन क्या उनके हाथ में कुछ था?
नो सर। बाद में बदला गया। ठीक वैसे ही उस समय हमारा स्टॉक एक्सचेंज क्या था? सेक्शन 25। इसका मतलब नॉट फॉर व्हाट? प्रॉफिट। जरा सोचिए, प्रॉफिट के लिए नहीं था और वहां क्या कर डाला उसने? स्कैम। मुझे बताइए, और बड़ा चीज हो गया या नहीं हो गया? यस सर। यस सर। अगर Yes, आम sir. आदमी गुनाह करे, ठीक है, गुनाह है। अगर पुलिस जो है वो बेसिकली जो है वो क्राइम करे, तो बताइए और बड़ा हो जाता है ऑफेंस या नहीं? यस सर। Yes, तो sir. उसे सिक्योरिटी में रखा गया है। जरा सोचिए, बाबा लोग कहते हैं कि हम मोह माया से दूर है बच्चा, और पता चला कि बाबा गुफा बना रहे हैं। सुना ही होगा, ढेर सारे बाबा ने Yes, गुफाओं में sir. ढेर सारा कांड किया। सुना है, नहीं सुना है? यस सर। सुना है सर। मैं इसीलिए एक किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन बड़े सारे ऐसे, कुछ तो जेल में अभी भी हैं, जितने बुरे से बुरे कर्म हो सकते थे सब किए। तो मैं ये नहीं कहता कि वो इंसान नहीं है, इंसान है, लेकिन अगर उन्होंने बाबा जैसा पोजीशन लिया है तो उनके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? अगर वो ऐसा काम करे तो और बड़ा ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. ठीक वैसे ही आप अपने आप को कहते हैं सेक्शन 25 कंपनी। एक तरफ कहते हैं कि हम तो प्रॉफिट के लिए बने ही नहीं। जब कंपनी आपको आती है और कहती है कि स्टॉक एक्सचेंज को और इंप्रूव कीजिए ना, और फैसिलिटेट कीजिए ना, क्यों आपको फी तो हम दे ही रहे हैं, और इसको फैसिलिटेट कीजिए, हमें और स्ट्रांग कीजिए, जैसे बाकी स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया से बाहर का, वैसे इसको और स्ट्रांग बनाइए। तो वो क्या कहते थे? हम कहां, हम क्या हैं? फॉर प्रॉफिट। सेक्शन 25 कंपनी। हमको इससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो आ रहा है सब तो लगा ही रहे, हम ले ही उतने कम रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या कर डाला? स्कैम, घोटाला कर डाला। अब बताइए क्या किया जाए? इंक्वायरी बैठी और उसके बाद क्या क्या स्टेप लिए गए? सबसे पहला चीज कहा गया कि आप अपने आप को क्या कहते हैं? सेक्शन 25 कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट। खुल करके प्रॉफिट लीजिए, लेकिन स्कैम मत कीजिए, ताकि अगर आप प्रॉफिट वाली कंपनी होंगे तो हम आपके ऊपर ऑडिट भी तो अलग तरह से करेंगे। ये जो सेक्शन 25 और सेक्शन 8 कंपनी होती है, इनका ऑडिट भी लिबरल होता है, पता है आपको क्यों? ये मुनाफा तो लेते ही नहीं Profit है। के लिए नहीं होती। तो कहते हैं हम तो समाज सेवा के लिए आए हैं, तो वे ऐसे में हमारे ऊपर इतना स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, हमसे टैक्स वगैरह क्यों लिए जाए? और बात सही कहते हैं या गलत कहते हैं? Yes, सही sir. कहते हैं। सही सही है। कहते हैं। अगर कल को मैं कोई नोबल कॉज के लिए कि नहीं, मैं बच्चों को इस पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा, ये करूंगा, और उसके बाद में कहता हूं मैं जो सिस्टम चला रहा हूं इसके लिए मुझे सर्वर ये वो कॉस्ट जो लगेंगे, बस उतना ही मैं पैसा ले रहा हूं, मिनिमम पैसे ले रहा हूं, तो क्या मुझे उस पैसे पे टैक्स लेना चाहिए गवर्नमेंट को? नो सर। No, और sir. अगर लेगी तो बताइए, मेरे में मोटिवेशन फैक्टर वो रहेगा कि मैं जो है मुफ्त में पढ़ाऊंगा, अपने जेब से लगा लगा करके जो आया उस पर टैक्स दूंगा घर से? No, sir. तो इसीलिए वो इतने चीज का फ्रीडम देते हैं। तो जब फ्रीडम देते थे, उन्होंने कहा कि आपने तो ऐसी की तैसी कर डाली उस फ्रीडम की। बाबा बन करके सब श्रद्धा में शीश झुकाते हैं और आप कुछ और निकले। तो उनको कहा कि आप अपने आप को कन्वर्ट कीजिए। अब आप सेक्शन 25, आज के डेट में उसका नाम क्या है? सेक्शन 8। आप नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट होइए। क्यों? ताकि आपके ऊपर भी वैसे ही लगाम लगाएंगे हम, हर चीज आपका भी चेक करेंगे, कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, ऑडिट क्या है, सब कुछ करेंगे। ठीक किया या गलत किया? सही किया सर। सही किया। आप कहते हैं कि आप जो है वो फैसिलिटेट करने की बारी आती है, आप हाथ जोड़ लेते हैं, हम सेक्शन 25 कंपनी है। अब आपको जो क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल कंपनी जब आप बनिएगा तो अब आप रेस में आइएगा ना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का। कभी कभी प्रॉफिट बहुत अच्छा चीज होता है। जब आप रेस में आइएगा तो क्या होगा? लोगों को ज्यादा सुविधा मिलेगी, ज्यादा कंपनीज को क्या मिलेगा? अच्छा जो है वो टर्मिनल मिलेगा, लोगों को अच्छा टर्मिनल मिलेगा, स्मूथ तरीके से जो है वो ट्रेडिंग होगी। मुझे बताइए, जब से जो है उन्होंने बोला कि नॉर्मल तरीके से जो है लोग अब टेलीकॉम में और भी कंपनीज आए, सबके बीच में कंपटीशन हुआ, हमारे और आपके लिए सस्ता हो गया या नहीं हो गया टेलीकॉम का खर्चा? यस Yes, सर। sir. कुछ याद है? एक जीबी मिलता था 300-300 रुपए में। मुझे तो अच्छी तरह याद है, क्योंकि मैं तो आपसे काफी बूढ़ा व्यक्ति हूं। 300-300 रुपए में आज आप जो है वो एक पैक भराते हैं, शायद 200 रुपए का पैक होता है, उसमें हर दिन जो है वो 2-2 जीबी आपको मिलता है फ्री में। शायद 200 रुपए लगते भी नहीं है अब एक महीने के। अगर आपने एक साथ 3-3 महीने का ले लिया तो शायद आपको 700-800 रुपए में और बड़ा बड़ा 3-3 जीबी मिल जाता है। सही कह रहा हूं? लगभग सब्सक्रिप्शन Yes, sir. फीस। अब एग्जैक्टली मुझे जीबी का नहीं याद है, लेकिन ऐसा ही है ना, 200-250 रुपए में हमें हर दिन का मिल जाता है या नहीं? कॉलिंग भी फ्री, और तब 2-2 जीबी डेटा मिल जाता है या नहीं हर दिन का? Yes, सर sir. मंथली बेसिस पे तो मिल जाता है। मिल जाता है। सोचिए जरा, सोचिए जरा, 250-300 रुपए भी नहीं लग रहे हैं, और कॉलिंग भी फ्री। और पहले आपको पता था, जब मोबाइल था तो इनकमिंग तक के पैसे लगते थे। यस सर। यस सर। कैसे ये सब हुआ?
आपने कंपटीशन को फ्री कर दिया, लड़ो आपस में, क्योंकि इंसान तो इतने ही है, कस्टमर तो यही है जिनके बीच में आपको पहुंचना है। तो सबने क्या करना शुरू किया, थोड़ा बेहतर, थोड़ा बेहतर, थोड़ा सस्ता, थोड़ा सस्ता। और भला हो इस जियो का, जब से जियो ने लॉन्च किया बाकियों के भी मन टूटे या नहीं टूटे? Yes, sir. सब ने जो है वो उसी कॉम्पिटिटिव रेट पे देना शुरू कर दिया। तो इनको क्या बोला गया कि आप सबसे पहले सेक्शन नॉट फॉर प्रॉफिट यानी सेक्शन 8 से किसमें बदलिए, सेक्शन 8 नॉर्मल प्रॉफिट मेकिंग, नॉर्मल कंपनी में बदलिए। और उसी वर्ड को कहा गया इनकॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहा गया, इनकॉर्पोराइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इनकॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। किस प्रोसेस को? सेक्शन 8 नॉर्मल कंपनी। फ्रॉम प्रॉफिट टू प्रॉफिट। यस, कन्वर्टिंग ए स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी टू नॉर्मल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को क्या बोल देते हैं, इनकॉर्पोरेटाइजेशन। और दूसरा इनके ऊपर क्या जो है वो लाठी चलाया, बोला कि आप म्यूचुअल स्टॉक एक्सचेंज पहले हुआ करता था, कहा था मैंने, यस सर। कहा कि अगर मान लीजिए ये 3 अलग अलग लोग होते तो स्कैम के चांस थोड़े कम होते या नहीं? यस सर। इंफॉर्मेशन किसी और को आता, प्राइस लगाने का जिम्मा किसी और को रहता, कौन कौन ब्रोकर होंगे और कौन कौन मैनेजमेंट में शामिल होंगे ये तय करने वाले कोई और लोग होते। तो मुझे बताइए, शायद इस चीज को रोका जा सकता था? यस सर। यहां तो Yes, तीनों एक ही बंदा है, मतलब मैं ही बना रहा हूं, मैं ही क्वालिटी भी चेक कर रहा हूं और मैं भी उसका मार्क भी दे रहा हूं। मतलब बनाने वाला भी मैं, खाने वाला भी मैं, चेक करना भी वाला भी मैं, और रेटिंग देने वाला भी मैं। कितनी अच्छी बात हो गई। या बनाने वाला कोई और होना चाहिए, टेस्ट करने वाला कोई और, रेटिंग देने वाला कोई और, ऐसे होना चाहिए या नहीं? यस सर, ऐसे Yes, होना sir. चाहिए। तो यही कहा उन्होंने, और दिस इज कॉल्ड डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। और बोला गया कि अब ये कोई भी पर्सन, स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी पर्सन एक से ज्यादा कैपेसिटी में काम कर सकता। नहीं कर सकते। अगर आप एक पर्सन है, आप वरदान हैं, आप सूरज हैं, आपको मैनेजमेंट में जाना है, मैनेजमेंट में जाइए, लेकिन आप उस स्टॉक एक्सचेंज के फिर क्या नहीं बन सकते, ब्रोकर या मेंबर। मेंबर या और आप उस broker। स्टॉक के मेंबर नहीं बन सकते। अगर सिर्फ मेंबर बनना चाहे तो मोस्ट वेलकम, मैनेजमेंट में आना चाहे एलिजिबिलिटी है, मोस्ट वेलकम, ब्रोकर बनना चाहे एलिजिबिलिटी है, मोस्ट वेलकम। कोई 2 बन सकते हैं? सर एक ही बन सकता है। क्या तीनों बन सकते हैं? नो सर। सर बिल्कुल ही नहीं। क्लियर है? यस सर। अब ये 2 काम तो कर ही दिया, फिर तीसरा एक और काम किया। हमारा इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन जो था वो बहुत कहिए वैसे ही था जैसे क्या कानून नहीं था। अगर कोई जो है वो रेप या हीनियस क्राइम करता है तो उसको पेनलाइज करने के लिए कानून था या नहीं था, निर्भया कांड से पहले? था। नहीं था सर, पर हाँ, बहुत नॉमिनल बिल्कुल था। माइनस के लिए ठीक वैसे ही प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए कानून था, उतना स्ट्रिक्ट नहीं था। नहीं था, उसे जबरदस्त स्ट्रिक्ट किया गया और उसे इंट्रोड्यूस किया गया। तो एक पहला स्टेप हुआ इनकॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इस एक दुर्घटना के बाद। दूसरा डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक और एक्सचेंज। तीसरा इंट्रोडक्शन ऑफ सेबी, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन विथ स्ट्रिक्टर नॉर्म्स, विथ स्ट्रिक्टर नॉर्म्स। ये 3 चीज किया गया, और ये 3 चीज किनके जो है कृपा से हुआ? आनंद राशि। उन्होंने ऐसा किया तो ये 3 चीज हुआ। अगर आपके एग्जाम में अक्सर पूछ देता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इनकॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, आप लिख देंगे? यस सर। लेकिन Yes, sir. जब भी इनकॉर्पोरेटाइजेशन पूछे तो पहले लिखिएगा इनकॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मींस दिस, और उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और लिखिएगा डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मींस दिस। आप कहिएगा सर पूछ रहा है वो और ये भी क्यों लिख रहे हैं? बहुत सारे ऐसे एग्जामिनर जो इन दोनों को एक समझ लेते हैं। तो अगर आपसे पूछे डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज तो पहले क्या लिखेंगे? डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मींस दिस, फिर एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे इनकॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मींस दिस। तो दोनों में से कोई भी पूछे आपको दोनों लिखना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। लेकिन जो पूछेगा वो पहले लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे और तब दूसरा लिखेंगे। क्या ये बात मैं आप तक समझा पाया सही तरीके से?
यस सर। याद रखिएगा 3 मार्क्स का रहता है। प्लीज चाचा चौधरी मत बनिएगा कि इनकॉर्पोरेटाइजेशन पूछा उतना ही लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखते हैं। इनकॉर्पोरेटाइजेशन पूछे पहले इनकॉर्पोरेटाइजेशन, फिर क्या लिखेंगे? डिम्यूचुअलाइजेशन। डिम्यूचुअलाइजेशन पूछा तो डिम्यूचुअलाइजेशन पहले, फिर क्या लिखेंगे? इनकॉर्पोरेटाइजेशन। तो ये 2 चीज। तीसरा चीज क्या हुआ? इन प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन को और क्या किया गया? स्ट्रिक्ट किया गया। नॉर्म्स के साथ में लाए। हाँ जी, नहीं सर, आप बोल रहे थे उसी को कंटिन्यू करें। अच्छा ठीक है। अब आइए तीसरा काम क्या किया गया? इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन को और क्या किया गया? स्ट्रिक्ट किया गया। चलिए जरा समझते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। आपको पता है ये एक चैप्टर ही है, दिखाया भी है आपको। यस सर। अब देखिए कैसे कहानी में ये सब आता जा रहा है। और आपको क्या लगता है बस इतने में ये खत्म होगा इनसाइडर ट्रेडिंग? नहीं, पूरा जब कहानी खत्म हो जाएगा तो अलग से इसको लेकर के फिर बैठेंगे, उसमें और बहुत बात करेंगे। लेकिन अगर अभी ये बात यहां नहीं करेंगे तो फिर इसका सेंस आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन कहता क्या है? कहा गया कि नो पर्सन कैन मेक इनसाइडर ट्रेडिंग, कि कोई भी बंदा इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। कहा गया ठीक है, पहले बता दो इनसाइडर ट्रेडिंग कहते किसको है? कोई भी चीज जो है वो आपने कहा कि कोई भी जो है वो किसी का मर्डर नहीं करेगा, लेकिन क्या ये बताना जरूरी नहीं कि मर्डर का मतलब क्या है? हाँ या ना? यस यस सर। सर। तो यही डिफाइन करना पड़ेगा इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या है। तो कहा गया कि पहले हम डिफाइन करेंगे इनसाइडर को, और इनसाइडर जो ट्रेड करेगा उसी को क्या कह देते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग। बहुत ध्यान से समझिएगा। कहा गया इनसाइडर का क्या मतलब है? कहा गया कि इनसाइडर का मतलब है ए पर्सन हु हैज उपशी, यानी कि अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। या तो किसी पर्सन के पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, या हु कैन एक्सेस अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। एकदम ध्यान से समझिए। कहा कि भाई गए थे इनसाइडर ट्रेडिंग समझने, रास्ते में आ गया इनसाइडर, इनसाइडर समझने के तब आ गया अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। कोई बात नहीं, आने दीजिए, निपट लेते पहले ये अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में 2 एस्पेक्ट हैं। एक है अनपब्लिश्ड। अनपब्लिश्ड का मतलब है जो पब्लिक के बीच में अभी नहीं बताया गया, वो क्या कहलाया? अनपब्लिश्ड। फाइनेंशियल रिजल्ट तैयार है, न्यूज़पेपर में सूचना नहीं दी गई, या न्यूज में जो है वो नहीं बताया गया कि इतने % का प्रॉफिट हुआ है, तो अभी तक ये क्या होगा? अनपब्लिश्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पता है, तो क्या ये पब्लिश माना जाएगा? नो सर। नो, ये अनपब्लिश माना जाएगा। जब तक आप पब्लिक के बीच में इसको स्प्रेड नहीं करते, पब्लिक के बीच में पब्लिश नहीं करते, तब तक अनपब्लिश्ड। पब्लिक के बीच में पब्लिश किया, लेकिन नितिन हमारे जो है वो नहीं सुन पाए, नहीं देख पाए, तो बताइए ये पब्लिश्ड माना जाएगा या नहीं? पब्लिश माना जाएगा। माना जाएगा। तो अगर वो नहीं सुने तो भी ये क्या माना जाएगा? पब्लिश। पब्लिश। इसका मतलब पब्लिक एट लार्ज को आपने बता दिया, तो इसका मतलब हो गया पब्लिश्ड। तो अनपब्लिश्ड तो क्लियर है, किस बात की सूचना पब्लिक में नहीं दी गई है। अब आते हैं प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। कहा गया कि कोई भी इंफॉर्मेशन प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तब माना जाएगा जब उसका 2 में से कोई एक परिणाम हो। इस इंफॉर्मेशन के मार्केट में आने से प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज अगर हो सकता है तो वो क्या कहलाया? प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। जैसे कंपनी ने फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर किया, मुझे नहीं पता उसमें जो है वो लॉस है या प्रॉफिट है, लेकिन बताइए अगर वो पब्लिक के बीच में स्प्रेड होगा तो अगर जो है वो प्रॉफिट है तो क्या होगा? प्राइस इंक्रीज। और अगर लॉस है तो डिक्रीज। डिक्रीज। तो प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है या नहीं शेयर का? यस सर। तो अगर प्रॉफिट है फाइनेंशियल रिजल्ट में तो ही उसे मानेंगे प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, या लॉस है तो भी वो भी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हुआ? लॉस है तो लॉस है तब भी। तो ये प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर अभी आपका पब्लिश्ड नहीं है तो ही ये हुआ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। और जिसके पास, जैसे दो कंपनी आपस में मर्ज होने जा रही, टीसीएस और मान लीजिए इंफोसिस, क्या ये प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है? अगर इंफोसिस टीसीएस को अपने में मिला रही है तो यस सर। है ही भाई। पब्लिक में पता चलेगा इंफोसिस के शेयर्स के तो वारे न्यारे हो जाएंगे, नहीं होंगे? यस सर। हो रहा है ना? इंक्रीज या डिक्रीज कुछ तो होगा।
यस सर। अपना जो है वो बैंक्रप्सी प्लान डिक्लेयर कर रही है इन्फोसिस और बोल रही कि मेरे हालात बहुत खराब है, हम टीसीएस के साथ जा रहे हैं। अब बताइए ये प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हुआ या नहीं? यस सर। सर Yes, sir. कोई भी चीज अच्छा हो या बुरा हो, न्यूज के कैटेगरी में आने के लिए जरूरी नहीं कि हर न्यूज क्या होना चाहिए, अच्छा। अगर वो पब्लिक के बीच में इंफॉर्मेशन जा रहा है तो वो क्या हो गया, न्यूज हो गया। हमारे देश में अभी जो है वो लगातार बारिश, सिर्फ दिल्ली और बाकी जगह नहीं, आप सुन रहे होंगे बहुत जगह इंडिया में इस समय बारिश से परेशानी हो रही, देखा है न्यूज वगैरह आज का? यस सर। यस सर। बहुत जगह बहुत बुरा हाल है। मुझे बताइए, सारे जगह खराब ही न्यूज तो आ रहे हैं, लेकिन ये न्यूज आएगा या नहीं कहलाएगा? न्यूज आएगा। News है ये। तो अच्छा रहे तो भी, इंडिया मैच जीते तो न्यूज, इंडिया मैच हारे तो न्यूज है या नहीं है? है सर। है सर। ऐसे ही बस प्राइस अप या क्या होना चाहिए, डाउन तो वो क्या कहलाएगा, प्राइस सेंसिटिव। इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन अगर वो पब्लिक के बीच में भी नहीं बताया गया है तो अनपब्लिश्ड। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। जिसके पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उपसी होगा वो क्या कहलाएगा, Insider. इनसाइडर। या जो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है। Access. अब जिसके पास है वो तो समझ गए, कंपनी के डायरेक्टर, उनको पता है फाइनेंशियल रिजल्ट, तो वो हुए या नहीं इनसाइडर। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. जिसने ऑडिट किया होगा उसको नहीं पता होगा, पता होगा होगा सर। सर। उसी ने तो ऑडिट करके बताया, नहीं बताया। Yes, sir. यस सर। कंपनी के सेक्रेटरियल ऑडिट पे गया था सीएस, उसको पता है या नहीं है? पता है सर। सर है पता है। मर्जर अमलगमेशन कंपनी का होना है, सीएस को ही तो बुलाया गया कि बताइए फिजिबिलिटी है या नहीं, तब ना हम जाकर के आगे जो है वो शेयर होल्डर्स मीटिंग दिस दैट देखेंगे। पहले ये तो बताइए हमारे लिए ठीक रहेगा या नहीं। आप कंसल्टेंसी देने के लिए गए, पता चला आपको या नहीं? Yes, sir. यस आप हुए सर। इनसाइडर या नहीं? Yes, sir. यस सारे सर। कंपनी के डायरेक्टर, सारे सीए सबको फांसी चढ़ा दिया जाए, सबको जेल में डाल दिया जाए, सब तो इनसाइडर हैं। बोलिए ना, yes या no? नो सर। नहीं। आपका भी जो है वो दिमाग कहता होगा, इंटेलेक्ट कहता होगा कि नहीं नहीं ऐसा कैसे होगा, बात तो ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि वो इनसाइडर है, क्या ये मैं गलत कह रहा हूं? No, sir. नो सर। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सबको जेल में डाल दिया जाए और Yes. या फिर क्या जाए, कहा गया कि भाई ये लोग इनसाइडर कहलाएं। अब करना क्या ये बात मैं बताता हूं। पहले इनसाइडर को डिफाइन करने जा रहे हैं। जैसे आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ लिए हैं? नो। अच्छा अभी नहीं हुआ। देखिएगा जब आपको सर पढ़ाएंगे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जब वो आपको आरटीपी और यूटीपी बताएंगे तो आपको बताएंगे रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, तो आपको समझाएंगे कि क्या होता है यूटीपी, क्या होता है आरटीपी। ये वो नहीं बोलेंगे कि ये करना है कि नहीं करना है, लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया तो वो ये कहलाएगा। आपको लगेगा ये तो हर दिन मार्केट में हम देखते हो रहा है, तो वैसे यहाँ पे आपको लगेगा सर ये तो बहुत सारे लोग तब इंसाइडर हो गए। मैंने कब बोला कि दुनिया में इंसाइडर नहीं है, लेकिन आगे जो बताऊंगा वो देखेंगे। फिलहाल ये क्या कहलाए, इंसाइडर कहलाए या नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब मान लीजिए कि नितिन कंपनी का ऑडिट करके आए, उनको फाइनेंशियल रिजल्ट पता है, इंसाइडर हुए या नहीं? यस Yes, हुए सर। सर। ठीक है। वरदान उनके पास बैठे, मौसम अच्छा था, वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन? Sir, non-vegetarian. अच्छा वरदान। हाँ जी नितिन आप नहीं आए हैं? मुझे तो लगा था आए हैं। हाँ जी नितिन आए हैं? पता नहीं, अभी तो देखा था, हो सकता है अभी पक्का कुछ खाने गए होंगे तब, पकौड़े सकौड़े। रुकिए मुझे देखने दीजिए, आए हैं? हाँ अच्छा अच्छा सॉरी, मैं निशांत को नितिन नितिन समझ रहा हूं। चलिए शायद नितिन नहीं आए हैं, बदलता हूं नाम, निशांत चौधरी आप आए हैं? यस सर। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन? सर प्योर वेजिटेरियन। प्योर वेजिटेरियन। चलिए दोनों प्योर वेजिटेरियन है, तो दोनों ने क्या किया, निशांत जो है वो ऑडिट करके आए, इनको पता चला इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल रिजल्ट। यस सर। वरदान इनके पास आए, भाई मौसम बड़ा अच्छा है, हो जाए, आगे आप खुद समझदार हैं।
तो पनीर टिक्का वगैरह लाया गया और बाकी गंगाजल वगैरह लाए गए। समझ रहे हैं आप? यस सर, बिल्कुल सर। यस सर। बैठे, जमा रंग, मैं, आप और बैग पेपर क्लब सोडा, निकला। जैसे जैसे भीतर जाता गया निशान थोड़ा खुलते गए और थोड़ा जो है वो वरदान ने चढ़ाना शुरू किया। यार तू तो ऑडिट वगैरह कर रहा है, क्या कुछ ये बताना शुरू किया। अब मुझे बताइए, अगर ये इंफॉर्मेशन इनको एक्सेस हो गया, किनको? वरदान वरदान को। क्या वरदान ने ऑडिट किया था? नो नो सर। सर, तो इनसाइडर कौन थे? शांत। निशान। अब निशांत, इनको पास इंफॉर्मेशन पहुंचा 2-4 पैक के बाद, यस यस सर। सर। यस सर। ये इनसाइडर कहलाए या नहीं? यस सर। यस सर। इनको भी जेल में डालो? यस सर। नहीं, यस क्यों? सर बताना नहीं था ना। नहीं, जेल में नहीं डालो, लेकिन ये भी कहलाए या नहीं इनसाइडर? यस सर। यस सर। ठीक है। अब जो है वो निशांत ऑडिट करके आए। मान लेते हैं कि निशांत अपने भाई के साथ बैठे और भाई के साथ ये शेयर किए। उनके फैमिली मेंबर बने इनसाइडर या नहीं? यस सर बने। पापा बने या नहीं इनसाइडर? यस सर। मम्मा भी हो सकती है। यस सर। और अगर कोई डैश डैश हुई तो वो भी हो सकती है। मैंने डैश डैश बोला, मैंने कुछ नहीं बोला है। तो वो भी हो सकते हैं इनसाइडर। यस सर। ठीक है, सबको जेल में डाल दो? नो सर। नो सर। नो। तो क्या कहा गया वो देखिए, नो पर्सन कैन मेक व्हाट? पढ़िए जरा, नो पर्सन कैन मेक व्हाट? इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर तो हमने डिफाइन कर दिया। इसका मतलब इनसाइडर अगर ट्रेड करे तो उसे क्या बोलते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग। और इनसाइडर वो है जिसके पास अनपब्लिश्ड और कौन सा इंफॉर्मेशन? प्राइस सेंसिटिव। सेंसिटिव। अनपब्लिश्ड भी और प्राइस इंफॉर्मेशन भी हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति तो वो इनसाइडर हो, और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर वो ट्रेड करेगा तो दिस प्रोसेस विल कॉल्ड एज व्हाट? इनसाइडर ट्रेडिंग। एंड दिस प्रैक्टिस इज व्हाट? अनएथिकल। प्रोहिबिट, नॉट अनइथिकल। अनइथिकल अलग चीज हुआ, इलीगल, प्रोहिबिटेड, वो नहीं कर सकता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। जिनको ये सर। इंफॉर्मेशन एक्सेस हो सकता है वो भी किस कैटेगरी में आएगा? इनसाइडर। इनसाइडर। तो उनके लिए भी सेम बात है, वो भी नहीं कर सकते। ना निशांत कर सकते हैं, ना कौन? वरदान। ना ही निशांत के मम्मी पापा कोई भी, और ना ही डैश डैश कोई नहीं। जिनको भी क्या मिला है इनसे? इंफॉर्मेशन। क्लियर है ये चीज? यस सर। यस अब यहां पे बात आई कि प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन अनपब्लिश तो है, लेकिन अगर प्राइस सेंसिटिव नहीं है तो इसके कारण आप इंसाइडर नहीं कहलाएंगे। और अगर इंसाइडर ही नहीं कहलाए तो इंसाइडर ट्रेडिंग का चार्ज लगेगा आप पे कभी? नो सर। नो सर। सर। नो। क्लियर है ये बात? यस सर। अब मैं एक एग्जांपल दूं, आप मुझे बताइएगा। मैं एक कंपनी में काम करता हूं, कंपनी सेक्रेटरी हूं, मेरे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है इस बार का फाइनेंशियल रिजल्ट का। मैं इंसाइडर कहलाया या नहीं? यस सर। कंपनी का मर्जर अमलगमेशन होना है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है। ये प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। यस सर। यस सर। कंपनी के बिजनेस का एक्सपेंशन होना है, नया बिजनेस लॉन्च होना है या नहीं? प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यस यस सर। सर। है सर। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का कंपनी के में सेक्रेटरी के साथ चक्कर है, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है। बताइए जरा, मैं हुआ इंसाइडर? नो सर। नो सर। सर। यस या नो? नो सर। सर इनसाइडर तो हुए पर ये प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है। मुक्का मारूंगा, इंसाइडर कैसे हुआ? तो सर आप कंपनी के अंदर है तो आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन है ना पर्टिकुलरली। और या सर तो- ये चीज भी कितनी बार ना ना, दूसरी या कंपनी तो के- आपका गला दबाऊंगा या मैं छत से कूदूंगा। बताइए क्या करूं? सर मेरा ही तो बात हो गलत। चलिए, नहीं, अब इतना आप ऐसे बोले। आप मुझे एक चीज बताइए, मैंने जो इंसाइडर को डिफाइन किया वैसे कीजिए ना। लॉ ने जो डिफाइन किया, इंसाइडर के बारे में कहीं लिखा हुआ है कि भीतर में कंपनी के या बाहर में कंपनी के? नो सर। निशांत जो है वो ऑडिट करने गए, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी चार्टर्ड अकाउंटेंट है।
अब बताइए वो क्या उनके दामाद हैं? डोंट माइंड, माइंड मत कीजिएगा निशांत, ऐसे ही बोल दिया। क्या उनके घर वाले हैं? ये नो सर, कंपनी के एम्प्लॉय हैं? नो सर, इंसाइडर हुए या नहीं? हुए वो सर, हुए इंसाइडर, क्योंकि इनके पास अनपब्लिश्ड पैसिव इंफॉर्मेशन है। तो इंसाइडर बनने के लिए इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोग को पूछ देता है, लिख देता है कि बताइए कौन कौन सा इंफॉर्मेशन प्राइस सेंसिटिव है, या बताइए इनमें से कौन से लोग इंसाइडर हैं। और यहीं पे आप लोग जो है वो गड़बड़ करते हैं। इंसाइडर कंपनी के भीतर बाहर से मतलब नहीं है। 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला, या तो उस पर्सन के पास खुद से प्राइस सेंसिटिव क्या होना चाहिए, अनपब्लिश्ड और कौन सा इंफॉर्मेशन, प्राइस सेंसिटिव। प्राइस सेंसिटिव। और या उसे ये इंफॉर्मेशन किसी के थ्रू मिला हो। दोनों केस में उस तक पहुंचा या नहीं अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन? यस यस सर। तो अनपब्लिश्ड भी हो और क्या हो, प्राइस सेंसिटिव। तो मैं रहूं उस कंपनी में या नहीं उससे मतलब नहीं। मुझे ये बताइए, मैनेजिंग डायरेक्टर का सेक्रेटरी के साथ चक्कर है, ये क्या पेपर में छपा हुआ है? नो सर। तो अनपब्लिश्ड है या नहीं? यस। यस क्या ये प्राइस सेंसिटिव है? नो सर, नो सर। नो। तो क्या मैं कहलाऊंगा इंसाइडर इस न्यूज के कारण? नो सर। नो। क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर, अगर किसी ने इनसाइडर ट्रेडिंग किया, इसका मतलब अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उसने क्या किया, ट्रेड। ट्रेड, क्या सिर्फ खरीदना ट्रेड कहलाता है या बेचना भी? बेचना भी। बेचना भी। इंफॉर्मेशन मिला, लॉस है कंपनी को, इन्फोसिस के बहुत सारे शेयर पड़े हुए थे, आपने बेच दिया, बताइए इंसाइडर ट्रेडिंग कहलाएगा या नहीं? यस यस सर, सर। प्राइस बढ़ने वाला है, शेयर खरीद लिया, ये कहलाएगा या नहीं इंसाइडर ट्रेडिंग? यस यस सर, सर। दोनों कहलाएगा। और अगर आपने ऐसा किया तो मैंने क्या बोला, क्या पहले लॉ नहीं बने होते? सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन इस दुर्घटना के बाद आया या पहले से था? पहले बाद पहले में से था। आया। नो नो नो, कैसी बात कर रहे हैं? पहले से था, लेकिन क्या नहीं था, स्ट्रिक्ट नहीं था। नहीं था। स्ट्रिक्ट नहीं था, फाइन पेनल्टी ज्यादा नहीं थे। आज के डेट में अगर आप सिग्नल क्रॉस करते हैं, रेड लाइट में जंप कर जाते हैं, तो उस केस में कितने का फाइन पेनल्टी है? 1000 रुपए। 1000 रुपए का। हेलमेट नहीं पहनने का 1000 रुपए का। आपको पता है ये पहले कितना था? 1.5 साल पहले 100 रुपया। कितना? 100 रुपए। 100 रुपया। लोग आराम से जो है वो जेब में यहाँ 100 रुपया रखते थे और ऐसे करके बैठे हुए रेड लाइट पे, मामू देख रहे हैं। कौन मामू? ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक वाले। और आप उनको देख करके ऐसे ऐसे, रेड लाइट है ऐसे, उधर वो कह रहे निकल गए। अब चिढ़ा के निकल गए। वो क्या किए, वॉकी टॉकी आगे वाले को बोल दिए, आपको पकड़ा गया, और जैसे ही वो पकड़ेंगे वैसे ही सिग्नल पे क्या करेंगे, तालिबान की तरह टांग देंगे गले में फंदा लटका के, फाइन सर। चार्ज। फाइन मांगेंगे, फाइन काटेंगे। कितने का? 100 रुपए। 100 रुपीज। 100 रुपए का। आप भी तरीके से 100 रुपए ऐसे निकाल के देते थे, और वो जो 100 रुपए का चालान काटा, नेहरू जी के फूल की तरह उसको क्या करते थे, जेब में यहां लगा लेते थे। क्यों? क्योंकि पहले के अकॉर्डिंग 100 का ही चालान काटने का रूल था, और दूसरा कि अगर आज आपका एक ही चीज के लिए चालान कट गया तो अगले 24 घंटे तक इसी चीज के लिए दोबारा चालान नहीं कर सकता। अब बताइए कितना अच्छा लॉ था। आज आप पूरे जो है वो सिग्नल पे ऐसी की तैसी कर डालेंगे कि नहीं, यस सर। यस और पकड़े गए तो क्या दिखलाएंगे? फाइन। मुझे बताइए चिढ़ाना हुआ या नहीं हुआ? यस सर। लॉ के मुंह पे तमाचा मारना हुआ या नहीं? यस सर, जब रिकॉग्नाइज किया गया तो उसे बदला गया या नहीं? यस सर। सबसे पहले 100 की जगह कितना? 1000। और कहानी सुन लीजिए, अगर एक ही दिन आपने सेम तरह का ऑफेंस किया तो आपके उस ऑफेंस के कारण आपके लाइसेंस को एक बार पंच कर दिया जाएगा। ये एक वर्ड है पंच, और ये डेटाबेस में चला जाएगा। और अगर पूरे के पूरे लाइफ में आपके ड्राइविंग लाइसेंस 3 बार पंच हो गए तो आप पूरे जिंदगी में दुनिया के किसी भी कोने में ड्राइविंग नहीं कर सकते। अब मुझे बताइए कैसा प्रोविजन है? ठीक। और ये पंच वाला प्रोविजन तो बहुत बच्चों को नहीं पता है, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि एक दिन 1000 कट गया तो आज मस्ती में जाइएगा। अगर ढंग का ट्रैफिक वाला मिल गया उसी दिन तो क्या कर देगा, लाइसेंस पंच। और लाइसेंस पंच का तो मत समझिएगा सर दूसरा कार्ड मंगवा लेंगे, ये तो मिल जाता है, 50 या 100 रुपए ही लगते हैं, दूसरा भेज देते हैं, डेटाबेस में मेंटेन हो जाएगा। ये आप जितने बार एड्रेस वगैरह चेंज कराते, रिन्यू कराते, आप लॉग इन कीजिएगा, देखिएगा। अब तो ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, आप देखिए उसमें सब लिखा रहता है, कब आपने रिन्यू करवाया, क्या करवाया। ठीक वैसे ही लिखा रहेगा कि आपका एक बार पंच इस डेट को हो चुका है।
तो मुझे बताइए इस लॉ के बनने के बाद चीजें कम हुई या नहीं? रेड लाइट जंप करना, यस Yes, सर sir. हेलमेट ज्यादा लोग पहनने लगे या नहीं पहनने लगे? यस सर Yes, sir. पहले तो मैंने किसी भी जो है वो खास तौर पे मतलब किसी के ऊपर कोई फेमिनिज्म या ऐसे मैंने बाइस्ड होके नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ, ऐसा बोल भी नहीं सकता, लेकिन मैं देखता था कि शायद ही कोई जो है वो गर्ल होती थी जो हेलमेट पहनती थी। Why the boys have all the fun? लेकिन जब से ये 1000 हुआ है शायद ही आपको कोई दिखेगा जो हेलमेट नहीं पहनते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर 1000 रुपए मान लीजिए गलती से भी प्रतिष्ठा से चालान काट दिया गया तो इनको कितने साल तक नींद नहीं आएगा इस दुख में। क्यों जी प्रतिष्ठा, सही कह रहा हूं? यस सर तो इसीलिए जो है लॉ स्ट्रिक्ट होने से हमारे लिए भलाई के लिए, लेकिन लॉ को स्ट्रिक्ट करना पड़ा। तो पहले स्ट्रिक्ट नहीं था, तभी तो आनंद राठी फिर से क्या बन गए? डीपी और ब्रोकर। अब क्या किया गया वो देखिए, देखिए जरा कितना कम फाइन पेनल्टी किया गया। When insider is trading on the basis of unpublished facets of information, then फाइन देखिए तो कितना है? 5 करोड़ 5 करोड़ फिर से देखिए, 225 करोड़ 25 करोड़ देख रहे हैं आप, 25 देखने में भी करोड़ और धोखा 3 खा जा रहा times है। higher। अप टू कितना करोड़? 25 25 करोड़ लेकिन ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए कि मैंने फ्रॉड किया 100 करोड़ का, क्या लगा हुआ है 25 करोड़ मुझे देने में? बिग डील। तो भी फायदा 75 करोड़ का हुआ या नहीं हुआ? यस सर Yes, sir. देखिए नीचे पढ़िए, तू डाल डाल मैं पात पात, क्या है? 3 टाइम्स times profit earned. और उसमें भी देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, विच एवर इज लोअर या विच एवर इज हायर। Higher. Whichever is higher। अब बताइए किसी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया इनसाइडर ट्रेडिंग से, तो उसके ऊपर मैक्सिमम 25 करोड़ लगेगा? नो सर No, sir. 300। उसका 3 टाइम्स 300 करोड़ 300 करोड़। अगर किसी ने 1 करोड़ का प्रॉफिट किया तो क्या 3 करोड़ का लगेगा? यस यस सर सर 25 करोड़ 25 करोड़ तक उस केस में। हायर अब मुझे बताइए कब बंदा सोचेगा इनसाइडर ट्रेडिंग का? नो No सर sir। वो दिन है और आज का दिन है, कोई मेजर इनसाइडर ट्रेडिंग आपके स्टॉक एक्सचेंज में नहीं हुआ मेजर। सोचते हैं ये फाइन पेनल्टी कितना खतरनाक चीज है। और सोचिए ये तो मेन कोर्स में आपको दिया गया, अभी तो डेजर्ट बचा हुआ है। स्वीट डिश में देखिए क्या है? imprisonment. और साथ में एंड, भरपेट खाना तो खिलाया ही, साथ में 10 इयर्स का फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन, पोसंपा भाई पोसंपा। कितने साल तक का? साल 10 years। 10 साल Sir. 10 साल। एक बार कंपनी सेक्रेटरी या सीएस कुछ भी बने, ऑडिट के लिए जाइए, सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए, और बाहर आकर के बरबूला बन जाइए, इनसाइडर ट्रेडिंग में बुक हो जाइए, लाइफ सेटल, फ्री लंच, फ्री एकोमोडेशन, एवरीथिंग इज फ्री 10 इयर्स तक। एक तो इतना पढ़ते हैं तो याद रहता है, 10 साल तक अगर रह गए वहां तो बाहर निकलेंगे तो सब याद रहेगा ही। तो मुझे बताइए बढ़िया जो पेनल्टी दिया या नहीं दिया? यस सर Yes sir। तो ये है पेनल्टी का। ये जो मैंने आपको बताया ये सारे एक्ट में मिला करके इनसाइडर ट्रेडिंग का जो अलग अलग सेक्शन है, 15G है, 24H है, सेबी का, सब मिला करके जो प्रोविजन है वो आपको बताया। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए किया गया। क्लियर है? यस यस सर तो आज के डेट में मुझे बताइए आपका स्टॉक एक्सचेंज म्यूचुअल है या डिम्यूचुअल? म्यूचुअल Mutual. म्यूचुअल म्यूचुअल या डिम्यूचुअल? Demutual. डिम्यूचुअल। एनएससी बीएससी जितने स्टॉक एक्सचेंज है, सारे स्टॉक एक्सचेंज क्या है आज के डेट में? म्यूचुअल डिम्यूचुअल। जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या है? इनकॉर्पोरेटाइज है या Yes, सेक्शन 8 कंपनी है? इनकॉर्पोरेट Incorporatized। और आपको पता है इनकॉर्पोरेटाइज होने के बाद जो इनके बीच में रेस लगी है, आज के डेट में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज सेकेंड मोस्ट एडवांस स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड। सही सुन रहे हैं आप, हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है वर्ल्ड का? Second most। सेकेंड मोस्ट एडवांस स्टॉक एक्सचेंज। कोई बड़ा बात नहीं, कुछ दिन में हम आप इसे फर्स्ट भी सुन लेंगे। लेकिन ये कब पॉसिबल हुआ? जब बोला गया कि अब बाबा जी वाला चोला उतारिए।
जो मन में वो करना है तो खुलेआम आकर के बोलिए कि आप भी एक आम आदमी है। ये जो है वो बाबा बन बन करके जो गुफा बनाते हैं ना, वो बंद कीजिए। तो क्या बोलिए आप, नॉर्मल आदमी है। वही इनको बोला गया कि पहले हटाइए सेक्शन 25 और 8 कंपनी का चोला हटाइए और क्या बनिए, नॉर्मल कंपनी। Incorporatized. और जब नॉर्मल कंपनी बनेंगे तो कंपनी आपको बोलेगी कि नहीं कि हमें फैसिलिटेट करो, लिस्टिंग फी ले रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी दो या नहीं, Yes sir. वरना धमकाएंगे, वरना हम किसी दूसरे के पास क्या होंगे, List हो जाएंगे. लिस्ट हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो Yes. जब म्यूचुअल स्टॉक एक्सचेंज से डीम्यूचुअल में कहलाना क्या कहलाया, डीम्यूचुअलाइजेशन। सेक्शन 25 या सेक्शन 8 जो भी कहिए, उससे नॉर्मल में कहना क्या कहलाया, इनकॉर्पोरेटाइजेशन। जब भी ऐसा हुआ तो स्टॉक एक्सचेंज को क्या बोला गया, सेल सबमिट व्हाट, बायलॉस। बायलॉज बताऊं या याद है? मुझे उम्मीद है कि इतना तो मान रखेंगे, याद होगा। Yes, sir. आपने बायलॉज बनाया तो उसको कौन जो है वो फ्रेम करेंगे, कौन अप्रूव करेंगे, सेबी। Maybe. सेबी। और उसमें यही रहेगा कि आपके पास कोई लिस्ट करेगा तो क्या क्या कंप्लायंस करेगा, आप किस किस तरह से उसको रिपोर्ट करेंगे, आपने सिक्योरिटीज का क्या इंतजाम किया हुआ है, और सब कुछ दे करके जब करेंगे तो यही लॉ आपके ऊपर क्या हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा। तो ये आपका हुआ कहानी, किसकी किसकी कहानी सुनाई मैंने, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज की कहानी, मेरी जुबानी। अब आज के डेट में एनएससी हो, बीएससी हो, सबके बारे में आपको पता है कि सब डीम्यूचुअल स्टॉक एक्सचेंज है, इनकॉर्पोरेटाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है। और इसका श्रेय किनको गया, आनंद राठी। उस समय नॉर्मल फाइन पेनल्टी था, दिया, काम खत्म, फ्री हो गए। आज के समय में होता तो जेल वगैरह सब हो जाता या नहीं। यस सर। चलिए, तो अब आप बताइए कहां से आपने नहीं लिखा है। मुझे लगता है यहां तक आपने लिख लिया था, राइट? यस सर। यस सर। चलिए एकदम फटाक से यहां तक से कॉपी कीजिए और वहां पहुंच के मुझे बताइए। कुछ पूछना है, लिखते वक्त नहीं बोलना है ना पूछना है। सर अभी भी तो हो सकती है इनसाइडर ट्रेडिंग। अरे हाँ। सीआरपीसी बना हुआ है, इंडियन पिनल कोड का नाम सुना है? यस सर। हाँ जी, विक्रम जी आप ही ने पूछा ना। यस सर। मर्डर हो रहे हैं, हो रहे हैं। क्या कर दिया जाए, लिख दिया जाए कि मर्डर करने वाले को कोई सजा नहीं मिलेगी, कानून हटा दिया जाए? अगर नहीं, मतलब कानून पता हट कैसे जाएगा चलता तो होगा, वो तो होता है, लेकिन पता कैसे चलता होगा इन्हें। आपके देश में जो मर्डर होता है सारे मुजरिम पकड़े जाते हैं नो या ना? सर। तो बोलिए, नो सर। नहीं पकड़े गए तो साहूकार, पकड़े गए तो चोर, यही तो है लॉ। अगर इनसाइडर ट्रेडिंग किया, आप जो है वो पकड़े ही नहीं गए और पता ही नहीं चला, तो होगा इनसाइडर ट्रेडिंग, कहलाएगा वो? नो सर। तो बस यही चीज है, ये तो नॉर्मल हर जगह है, कहीं भी आप देख लीजिए। बैंक में आप काम करते, दो गड्डी हर दिन मार लीजिए, नहीं पकड़े गए तो सारे पैसे आपके हुए या नहीं? यस सर। रोड पे जा रहे हैं, किसी का पर्स, किसी का जेब से बाहर पैसा दिख रहा है, खींच लिया, आपका हो गया, पकड़े गए तो सजा होगी, नहीं पकड़े गए तो उस पैसे से खाइएगा ना पिज्जा बर्गर। यस सर। तो क्या करें हम, लॉ ना बनाए कि पिक पॉकेट करने पे ये सजा मिलेगी, अगर ये ना रहे तब लोग खुलेआम नहीं निकालने लगेंगे। इसीलिए बनाया, इनसाइडर ट्रेडिंग पे लॉ को स्ट्रिक्ट किया। होने का तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत कम, नोन चीज बहुत कम है। इक्का दुक्का अगर किसी को पता चला 10-20 शेयर खरीद लिया तो खरीद रहा होगा, सही में उसकी जानकारी हम तक नहीं पहुंचेगी। और भी चीज इसका बताऊंगा, वो भी चीज नहीं होगा, आगे तो बढ़िए। क्लोजिंग विंडो वगैरह का बताऊंगा, जिसमें आपको लगेगा कि जितने एमडी वगैरह आप लोग ऐसे, इनको तो हर दिन पता रहता होगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेते होंगे, बताऊंगा आगे, उनके ऊपर भी बहुत अंकुश लगा है। फिलहाल यहां तक में कोई दिक्कत है? सर No, ग्रीन sir. शू ट्रेडिंग क्या होता है? मैंने कहीं पढ़ा था। क्या ग्रीन शू ट्रेडिंग ऐसा कुछ था। मैं बताऊंगा, ग्रीन शू ऑप्शन होता है, बताऊंगा पब्लिक हाँ, इशू option. मैनेजमेंट के समय, पब्लिक इशू मैनेजमेंट के समय बताऊंगा। अभी बताऊंगा कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, और देखिएगा जब बताऊंगा तो कितना मजा आएगा। इससे रिलेटेड कुछ और चाहिए? सर नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज यूएस का है। हाँ जी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। अब थोड़ा आगे पीछे चलता रहता है, कभी न्यूयॉर्क का आ जाता है, कभी जापान का आ जाता है। हम अपना पोजीशन जो है क्या किए हुए अभी तक, बरकरार। अब ये अलग अलग रेटिंग एजेंसी कभी थोड़ा आगे पीछे कर सकती है। तो ओवरऑल एनएससी इज मोस्ट एडवांस स्टॉक एक्सचेंज। लिखेंगे अब आप,
यस सर। लिखिए, तेजी से कॉपी कीजिए, बताइए। डन। चेंज करूं? कर दिया। सर एक बार फिर से पिछला वाला स्लाइड दिखा दीजिए तो फिर से सर। बैक कर दिया। करके कीजिए, बताइए तेजी से। डन सर। आइए नेक्स्ट पे। सर डन। ग्रेट सर। ठीक है, बाकी लोग भी करके बताएं।
डन सर। आइए फिर नेक्स्ट पे। डन सर। चेंज करूं बाकियों का डन? यस सर डन।
आइए नेक्स्ट पे। डन सर। ओ वेट, अरे बताएं। डन सर। सर डन। डन। आइए, अब हमने यहां पे स्टॉक एक्सचेंज की स्टोरी कर ली। स्टॉक एक्सचेंज की स्टोरी तो हमने कर ली, लेकिन जिन चीजों को हमें स्टॉक एक्सचेंज खत्म करने के लिए पढ़ना है, देखिए वो क्या क्या है। हमें स्टॉक एक्सचेंज के 3 बेसिक चीजों को जानना है जिससे स्टॉक एक्सचेंज पूरा होगा। स्टॉक एक्सचेंज के मेजर 3 काम कौन कौन से? लिस्टिंग, डीलिस्टिंग, डिलिस्टिंग, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग। अब बात यह आती है कि जब लिस्टिंग की बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज
में लिस्टिंग का क्या प्रोसेस होगा। क्या स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्ट करने के लिए जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ उनका इंटरेक्शन होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज से, ये परमिशन स्टॉक एक्सचेंज दे? क्या आपको लगता है क्या सही रहेगा? मैं एक कंपनी हूं, मैं टीसीएस हूं, मुझे अपने कंपनी के शेयर को लिस्ट करना है, मैं शेयर इशू करने जा रहा हूं, तो मुझे ये परमिशन एनएससी बीएससी से लेना है जहां लिस्ट करूंगा, या किसी और से, किसी और को बीच में आना पड़ेगा? सोचिए जरा, अगर एनएससी बीएससी के पास जाते, एनएससी बीएससी को इससे पैसे मिलेंगे या नहीं? मिलेंगे सर। मॉनेटरी कंसर्न है या नहीं है? यस सर। है। अगर ये मॉनेटरी कंसर्न है तो आप खुद सोचिए, ऐसे केस में वो क्या करेंगे? शायद कुछ चीजों को नहीं पूरे होने पे भी उनको लिस्टिंग परमिशन दे सकते हैं, पॉसिबल? यस सर। यस आपको सर। नहीं लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सेबी को आना पड़ेगा? यस सर। अब अगर सेबी ही आ जाए तो फिर स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या हो? ये लिस्ट होने स्टॉक एक्सचेंज में जा रहे, सारा परमिशन सेबी ही दे दे, या कुछ इनकी भी चले? इनकी भी चलेगी। कहा गया कि इनका भी कुछ चलना चाहिए। अब बात ये आती है कि जब मैं स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करें तो शेयर इशू करने के बाद स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए जाएं, या पहले लिस्ट होने के बाद शेयर इशू करें? क्या होना चाहिए? होने के बाद। सर लिस्ट होने के बाद। इशू होने के बाद लोगों को पता ही नहीं चलेगा आप कहां लिस्ट हो रहे हैं, तो उस बेसिस पे सब्सक्राइब कैसे करेंगे जो आप 10 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो रहे हैं? सोच के देखिए। ये तो वही वाली बात हो गई कि पहले मुर्गी या पहले अंडा। अगर शेयर इशू ही नहीं हुआ है तो लिस्ट कैसे होगा? और अगर शेयर इशू ही हो गया है तो सब्सक्राइब होने के समय तो पहले ये लोगों के पास ऑफर डॉक्यूमेंट जब रहेगा तो बताना पड़ेगा कि कहां जो है वो लिस्ट करेंगे। कैसे इस मुश्किल से निकलेंगे? क्या पहले इशू करें या पहले लिस्ट करें? तो इसका जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के चीजों को एकदम अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और जो लिखने वाला काम है करते रहिएगा। जिन बच्चों ने होमवर्क वाला भी नहीं भेजा है प्लीज वो भी भेज देंगे। और आज की अब सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you all of you. Thank you so much.